अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और नॉवेल को पसंद कर रहे होंगे। लेकर आई हूँ न्यू नॉवेल जिसका नाम है किसी नज़र को तेरा इंतज़ार आज भी है। राइटर है आन फातिमा, जिसे वॉइस ओवर करने वाली हूँ मैं, यानी कि आपकी प्यारी माही। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सूरज मुकम्मल जौबन पे आग बरसा रहा था। अस्पताल की इमारत पे पड़ती धूप की किरणें उसका साया जमीन पे बनाने में कामयाब हो चुकी थी। अस्पताल की पार्किंग में खड़ी इक्का दुक्का गाड़ियां और चहलकदमी करते लोग मौजूद थे। इसके साथ ही चंद एक कुछ फासले पर जमीन पे चादर बिछाया डेरा जमाए हुए थे। अस्पताल का दाखिली दरवाजा उबूर करते ही अस्पताल की लॉबी में चंद एक लोग मोबाइल में महू थे, जबकि कुछ दवाइयों को लेते यहाँ वहां भाग दौड़ कर रहे थे। इसी जानिब सामने बेंच पे बैठी लड़की कभी ऑपरेशन थिएटर के बंद दरवाजे को देखती तो कभी अपना चेहरा हाथों में छुपा लेती। मुसलसल 3 घंटे से वो एक ही जाविये में बैठी हुई थी। बैठ बैठ कर तो अब कमर भी अकड़ गई थी। इस तरह भी कैफियत में बाएं टांग मुसलसल हिला रही थी। इस वक्त इसे कोई देखकर ये नहीं कह सकता था कि ये वही वम्माहा आलम है जिसके चेहरे पे हमा वक्त एक सख्ती सी होती थी। आंखों में और चेहरे पे अकेलेपन का खौफ इसे हौला रहा था। वो तो स्कूल में पढ़ाकर लौटी थी कि सेहन में कदम रखते ही जमीन पे गिरी अपनी माँ को देखा। वो हवास भागता सी मोहल्ले के अदिल भाई को लेते उन्हें अस्पताल लाई थी, और यहाँ लाते ही डॉक्टर्स ने उन्हें अपेंडिक्स का ऑपरेशन बताया था। महा ने बिना किसी ताखिर के हामी भर ली, क्योंकि इसने पहले भी सुन रखा था कि अपेंडिक्स का जहर अगर पूरे वजूद में फैल जाए तो मौत भी वाक़ई हो जाती है। वो यकटुक ऑपरेशन थिएटर के बंद दरवाजे को देखते जैसे किसी और ही दुनिया में गुम थी। मोहतरमा, आपने रकम जमा नहीं करवाई? अगर ऐसा ही रहा तो इनका इलाज शुरू नहीं हो सकेगा। ये वही नर्स थी जो इस वक्त से कोई तीसरी से चौथी बार इसके पास आ चुकी थी। महा ने खुरदरी निगाहों से इसकी जानिब देखा। किस किस्म के बेहिस लोग हैं आप? वो अंदर तकलीफ से तड़प रही हैं और तुम लोग इनका इलाज शुरू नहीं कर रहे। रकम मैं करवा दूंगी कुछ वक्त में जमा, मुझे कुछ इंतजाम तो करने दो। वो सख्ती से मुट्ठियां भींचते फाड़ खाने वाले अंदाज में बोली। जानती थी कि अभी कमजोर पड़ी तो ये अस्पताल का अमला इसकी मजबूरी का फायदा भी उठा सकता था, और जैसे भी गवर्नमेंट अस्पताल में यही सब तो था। बीबी, ज्यादा चिल्लाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी माँ और तुम्हें अभी अस्पताल से बाहर कर देंगे। आई बड़ी, थोड़ा वक्त ही है तुम्हारे पास। पैसे करवा सकती हो तो करवाओ, नहीं तो अपनी माँ को लो और किसी क्लिनिक में ले जाओ। वो बड़बड़ाते हुए वहां से चली गई। महा उसके जाते ही दोनों हाथों में अपना दुखता सर थामे वहीं ढह गई। समझ से बाहर था कि क्या करे। अगर स्कूल जाती मैडम के पास तो वो भी इतनी बड़ी रकम उसे देने को कतई तैयार न होती, और उनके अलावा तो इस दुनिया में इसका कोई था ही नहीं। उसने लबों को भींचते सोचा। आंखों में नमी उतरने से कबल ही वो पी गई। एकदम किसी फैसले पे पहुंचते वो अपनी जगह से उठी और तेजी से बाहर की जानिब बढ़ी। तन तनहा तो वो पहले भी सफर नहीं करती थी, मगर अब तो मजबूरी थी ना। बाहर निकलते ही उसने लोगों की निगाहों से खुद को छुपाते रिक्शा करवाया और उन्हें मतलूबा जगह का बताते स्कूल का रुख किया। अगले 15 मिनट में वो स्कूल के गेट के ऐन बाहर थी। चौकीदार ने उसे देख हैरत का इजहार किया, क्योंकि वो पहले कभी भी अकेले सफर करते इतनी दूर नहीं आई थी। महा उनकी निगाहों से खाइफ होते अंदर की जानी बढ़ी, और मैडम के ऑफिस के बाहर रुकते उसने गहरा सांस भरते अपने असाबों पर काबू पाया। दरवाजा हौले से खटखटाते जो ही अंदर दाखिल हुई, अंदर बैठी मैडम शाजिया की जानिब बढ़ी। अरे महा, आप यहाँ? जी मैम, वो मुझे आपसे कुछ बात करनी थी, प्लीज मेरी बात सुन ले। उनके इस बात में सर हिलाती माँ ने पूरी बात तफसील से उनके गोश गुजार कर दी। शाजिया ने बगौर उसकी जानिब देखा जो उजलत में लग रही थी। लेकिन महा, हम ऐसा नहीं कर सकते, ये एक बहुत बड़ी रकम है, और आपको अभी यहाँ जॉब करते वक्त ही कितना हुआ है? वो उसे पैसा देने पे इंकारी थी। महा ने सर्द निगाहों से उनकी जानिब देखा। उनका लहजा किस कदर अजीब हो गया था इस बात पे। वैसे उनसे मीठा लहजा इस पूरे स्कूल में किसी का नहीं था, बस मुफाद ही मुफाद था उनका। वो उनकी बात सोचते एकदम तल्खी से हंसी और तेजी से वहां से निकली। जानती थी यहाँ खड़े होना मतलब सरासर वक्त का जिया है। दोबारा अस्पताल पहुंचते ही वो सीधा डॉक्टर के कैबिन की जानिब बढ़ी। प्लीज मेरी मामा का ऑपरेशन शुरू कर दे। मैं यकीन दहानी करवाती हूँ आपको कि एक एक पाई चुका दूंगी। उनकी हालत बहुत बुरी है। मेरा उस दुनिया में उनके सिवा कोई नहीं है। मैं उनके बगैर तनहा कैसे जीऊंगी? उसकी हालत वाकई इस लम्हे उन्हें बेतहाशा काबिले रहम लगी। तभी कुछ सोचते अजवाद में सर हिला गई। इसी दौरान वही नर्स उजलत में कमरे का दरवाजा वहां करते अंदर दाखिल हुई तो उन दोनों ने बैक वक्त उसकी जानिब देखा। वो अंदर जो पेशेंट है वो तुम्हें बुला रही है। उसकी बात सुन जैसे उसके मुर्दा जिस्म में जान सी आ गई। इससे कबल के वहां से भागती पाँव में उठती टेज के बदौलत वो कुर्सी को थाम गई।
वापसी पे पांव पे पत्थर लगने की बदौलत नाखून बुरी तरह उखड़ गया था, जहां से खून रस रहा था। वो बमुश्किल मुस्कुराती अपने पाँव में उठती हुई टीसों को बर्दाश्त करते बाहर की जानिब भागी। फिलहाल सबसे ऊपर उसकी माँ थी। वो बड़ी दिक्कतों से चलते अंदर आई तो सामने ही बेड पे मशीनों में जकड़ी अपनी माँ को देख उसका शिद्दत से जी चाहा जब्त के तमाम बंधन तोड़ते फूट फूट कर रोते। दिल तो खून के आंसू रो ही रहा था। उनकी हालत किस कदर बुरी हो गई थी इन गुजरे दिनों में। आंखों के नीचे हल्के वो इतने अरसे में कमजोर दिखाई दे रही थी। वो छोटे छोटे कदम उठाते उसके नजदीक आई। आहट पे राबिया ने जरा सी आंखें खोलते उसकी जानिब देखा और नम निगाहों से उसकी जानिब देख रही थी, जैसे बहुत मुश्किलों से खुद पे जब्त किया हो। राबिया ने अपना दायां हाथ उसकी जानिब फैलाया तो वो उनके बाजुओं में आ समाई। उसके आंसू राबिया की कमीज को भिगो रहे थे। वो हैरान रह गई। उनकी ये बेटी को बड़े से बड़े हालात में मजबूत और साबित कदम रहती थी। मेरी बेटी तो बहुत बहादुर है। आपके मामले में नहीं मामा, आप क्यों कर रही हैं ऐसा? मेरे आपके सिवा कौन है? वो भीगे लहजे में बोली। लहजा शिकायती था। रो क्यों रहा है मेरा बच्चा? अब तो मैं बिल्कुल ठीक हूं ना। देखो, बातें कर रही हूँ, हंस रही हूँ। और क्या चाहिए? आप मुझे दोबारा घर में चाहिए, जहाँ आप और मैं हूँ बस। यहाँ नहीं रहना, ये जगह बहुत बुरी है। वो मुसलसल उसके बालों को सहला रही थी और महासंजीदगी से उनकी जानिब देखने में महू थी। ऐसा क्या देख रही हो? वो डूबते दिल समेत बोली, जिनका चेहरा किसी भी किस्म के तासुर से पाक था। महा एकदम घबराते उनके चेहरे पे झुकी तो उन्होंने पलके झपकी। उसकी जान में जान आई। क्यों डरा रही हैं? किसी भी वक्त यूं ही मेरी जान निकल जाएगी। मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी हर किस्म के हालात में मजबूत रहे, इसीलिए ये सबक पढ़ाना चाहती हूँ। वो उसके गाल पे हाथ फेरते हुए बोली। महा ने शिकवा कुना निगाहों से उनकी जानिब देखा, जो ऐसी बात बोलकर भी मुस्कुरा रही थी। अच्छा मेरा बेटा, मेरा बैग लेकर आओ। मेरे पर्स में एक कार्ड होगा, वो लेकर आओ। इसमें राफिया दाऊद लिखा होगा। वो नरमी से गोया हुई। क्या करना है इस कार्ड का आपने? मैं बोल रही हूँ ना, लेकर आओ मेरी जान। उनकी बात पे वो अपनी जगह से उठी और उनके बैग में से वो कार्ड तलाश करने लगी। कुछ लम्हों के तवक्कुफ के बाद वो कार्ड ढूंढने में कामयाब हो गई और उनकी जानिब बढ़ाया। राबिया ने उसका हाथ पीछे कर दिया। इस नंबर पे फोन करो और उन्हें यहाँ आने का कहो। हवाला अपने बाबा का दे देना। वो उसे पुचकारने वाले अंदाज में बोली। महा ने खौफजदा निगाहों से उसकी जानिब देखा। क कौन है ये? तुम्हारे बाबा के दोस्त हैं, बुलाओ उन्हें। पिछले दिनों इनसे मुलाकात हुई थी तो उन्होंने जरूरत के वक्तों के लिए ये कार्ड मुझे थमाया था। अब देखो, मेरा क्या पता है कब जान निकल जाए। मैं अपनी बेटी को हिफाजत भरे हाथों में सौंपना चाहती हूँ। वो उसे तफसील बताते हुए बोली। महा ने तड़प कर उनकी जानिब देखा और उनके दोनों हाथ थामते नफी में सर हिलाया। ऐसा मत कहे मामा, मेरा सोचे। आपको खुद से भी पहले मेरा सोचती थी ना, तो फिर ये क्यों? अभी भी तो आपका ही सोच रही हूँ कि मेरी बेटी महफूज हाथों में चली जाए, वो भी मेरी निगाहों के सामने। वो यासियत भरे लहजे में बोली। माँ ने उन्हें गहरा सांस भरते देख कपकपाते हाथों से उनका नंबर मिलाया। बेल मुसलसल जा रही थी लेकिन कोई फोन नहीं उठा रहा था। तकरीबन चौथी बेल पे जाकर किसी ने फोन उठाया तो माँ ने राबिया को देख पलके झपकाई। ये छोटा सा फोन भी उसने ही जरूरत की खातिर राबिया को दिलवा कर दिया था, ताकि कोई अगर इमरजेंसी हो तो वो उसकी दोस्त के फोन पे इतला दे दे, जो स्कूल में हम वक्त उसके साथ ही होती थी। मुझे राफे दाऊद से बात करनी है, वो पूरे एतमाद लहजे में बोली। दूसरी जानिब से पहले तो कोई नुस्वानी आवाज उभरी जो उससे उसके ताल्लुक इस्तफसार कर रही थी। तुम कौन बोल रही हो लड़की? महा ने मुठिया भीजते खुद पे जब के कड़े पैरे बैठाए। मैं हसन अली की बेटी बात कर रही हूँ, वो ठहरे हुए लहजे में बोली। अगले ही लम्हे फोन से उभरने वाली भारी मर्दाना आवाज पे उसकी आंखें मूंदते गहरा सांस भरा। मैं राफे दाऊद बोल रहा हूँ, सब खैरियत है ना? उसकी आवाज सुन उसकी सिसकी निकल गई। उन्होंने तशवीश से उसकी आवाज सुनी। क्या हुआ बेटा, सब ठीक है ना? रो क्यों रही हो तुम? वो परेशान कुल लहजे में गोया हुए माँ ने अपने खुश्क पड़ते लबों पे जबान फेरी। वो अंकल, मामा की तबीयत बहुत खराब है, ये उनके कहने पे ही मैंने आपको फोन किया है। डॉक्टर्स उनकी हालत बहुत तशवीशनाक बता रहे हैं, वो नम लहजे में बोली। राफे सुन खड़े उसकी बात सुन रहे थे। अगले ही लम्हे उसकी सिसकियों पे वो होश की दुनिया में वापस लौटे और अपने सर के बालों पे हाथ फेरा। कौन से अस्पताल में है, कब से है? मैं अभी पहुंचता हूँ, आपने परेशान नहीं होना, मैं अभी आता हूँ बेटा। अगर डॉक्टर्स कुछ कहे तो बिला झिझक मुझे बाप की जगह पे रखकर फोन कर देना। उन्होंने उसे ताकीद करते साथ ही फोन काट दिया और वहां वो खाली हाथ फोन को देखते रह गई। उन्होंने वादा तो कर लिया था, मगर क्या वो सच में आने वाले थे? भला ऐसा भी क्या रिश्ता था उनका उनसे, जो वो भागे भागे यहाँ आ रहे थे? उसने फोन बैग में रखते एक बार फिर उनकी जानिब देखा, जिनका चेहरा अब किसी हद तक पुरसुकून था। क्या बोल रहे थे वो आ रहे हैं अम्मी। मगर कौन है वो? आपने पहले तो कभी जिक्र नहीं किया इनके बारे में। बहुत करीबी है मेरी जान,
पहले पहल मरासिम जरा उलझ गए थे उनके साथ, मगर अब कदरे बेहतर है और वो अपनी गलती का मदावा भी चाहते थे आपके बाबा से, शायद इसीलिए उन्होंने टाल मटोल से काम लिया तो माँ को भी कुछ तसल्ली हो गई। ज्यादा बात को तवालत वो पहले भी नहीं बख्शती थी, अभी भी वो इनका हाथ थाम कर बैठ गई। बात को उसने यूं ही समेट दिया था। राबिया ने आंखें मूंदते इसके हक में बेहतर होने की शिद्दत से दुआ की, जो इनकी जिंदगी का इकलौता और कीमती सरमाया थी। कहाँ जा रहे हैं आप? और ये किसका फोन था? किरण उन्हें यूं नक्सक्सा तैयार देख हैरानगी से बोली, जो निहायत उजलत में दिखाई दे रहे थे। राफे ने उनकी बात का कोई जवाब न दिया, बस बैग में कुछ जरूरी सामान रखते रहे। वो दांत कुचकुचा कर रह गई। मैं आपसे मुखातिब हूँ राफे, मगर मैं आपसे मुखातिब नहीं होना चाहता बेगम, इसीलिए बेहतर यही है कि रास्ता छोड़ दे, वो गुस्सेले लहजे में बोले। किरण ने नागवारी से उनकी जानिब देखा, जो किस कदर सुकून से उनसे इस लहजे में मुखातिब थे जिस लहजे में उन्होंने इतना अरसा गुजर जाने के बावजूद बात नहीं की थी। मैं आपको कहीं जाने नहीं दूंगी। कहीं आपने दूसरी शादी तो नहीं कर ली? वो मशकूक लबो लहजे में बोलते उन्हें कोफ्ते से आंखें घुमाने पे मजबूर कर गई। उनकी इसी बात से तो वो हद से ज्यादा नाला थे। उन्होंने सख्ती से उनका बाजू जगड़ते एक जानिब धकेला और खुद लंबे लंबे डुग भरते बाहर की जानिब बढ़े। बाहर से गुजरती अंजुम ने उन मामूल के झगड़ों पे तमस्कुर से आंखें घुमाई। ये रोज का ही तो मामूल था। आए रोज उन दोनों की लड़ाई घर का माहौल खराब किए रखती थी। इस घर का कोई भी बासी इसके नजदीक ठीक नहीं था। अभी भी राफे के लाउंज में पहुंचते ही वो मुस्कुराते हुए उनकी जानी बढ़ी। कहाँ जा रहे हैं आप डैडी? एक वो और मुजम्मिल ही थे जिनसे वो कभी कभी हंसकर बात कर लिया करती थी, क्योंकि वो भी ढंग से इनसे मुखातिब होते थे। बाकियों को तो अपनी पार्टीज और मन मौजियों से फुर्सत ही नहीं थी। किसी जरूरी काम से जा रहा हूँ बेटा, दुआ करना इसमें कामयाब हो जाऊं। वो इसके बालों को संवारते मोहब्बत से बोले। अंजुम ने हौले से इस बात में सर हिलाया। मान उनके हुक्म से आती तन तन करती किरण को देख उसने लापरवाही से शाने उचकाए और हेडफोन्स कानों पे लगाते सोफे पे आलती पालती मार कर बैठ गई। जंग थी, जानती थी जंग एक बार फिर छिड़ने वाली है। मैं नहीं जाने दूंगी आपको राफे। वो किसी लड़की या औरत का फोन था। कौन है वो, मुझे बताएं। वो तमाम लिहाज बालाए ताक रखते हलक के बल चिल्लाई। धाड़ी। राफे ने सर्द निगाहों से उसकी जानिब देखा। यहाँ पे बच्चे भी मौजूद हैं, इसीलिए बेहतर है कि अपनी वाहियात जबान को लगाम दे किरण। क्या कर सकते हैं, आपकी जहनियत ही गंदी है और इसका अंदाजा मुझे अब हो रहा है। आपकी जहनियत सुन और देख। वो एक एक लफ्ज चबा चबा कर बोले। किरण ने सख्ते की कैफियत में उनकी जानिब देखा, जो कभी उससे इश्क के दावेदार थे और आज उन्हें घटिया बोल रहे थे। अंजुम का ध्यान तो सरासर कानों पे लगे हेडफोन्स की जानिब था। मैं आपको नहीं रोकूंगी, बस मुझे ये बताएं कि वो कौन थी। वो अभी भी अपने ही मौकूफ पर कायम थी। उनकी बार उनका अब की बार उनका बुलंद लहजा सुन राहिम और मुजम्मिल भी अपने अपने कमरों से बाहर निकल आए। उन दोनों की चलती जबानों को वहीं ब्रेक लगे। कम ऑन मॉम डैड, कम अज कम आज के दिन तो ये सब मत करे। मैंने ये छुट्टी आप सबकी बातें सुनने के लिए बिल्कुल नहीं की। इस घर में दो घड़ी सुकून की मैसर नहीं है। ना जाने किस चिड़िया घर में पैदा हो गया हूँ। अरहाम उन दोनों को लड़ता देख तड़क कर बोला। उसने आज सर दर्द की बदौलत यूनी से छुट्टी की थी कि रात को भी वो पार्टी से ताखिर से लौटा था। अब यूनी जाने की हिम्मत नहीं थी कि लंबी तान कर सोऊंगा, मगर यहाँ तो कुछ भी समझने से कासिर था। उसके अंदर गुस्से के उबाल उठ रहे थे। तमीज से बात करो राहिम। राफे की गरजदार आवाज पे अरहाम ने उन्हें जिन निगाहों से देखा वो जब्त के घूंट भरते रह गए। ओह, लाइक सीरियसली? तमीज डैड? हमें यहाँ तमीज किसने सिखाई है? यहाँ इस घर में सिर्फ एक चीज है जो बहुत अच्छे से सीखी है हमने, सब ने जबान चलाना, ऊंचा ऊंचा चिल्लाना और बदतमीजी करना। वो शाने उचकाकर लापरवाही से बोलते मेज पे टांगे रख के बैठ गया। राफे ने खुशमगी निगाहों से उसकी जानिब देखा। मुजम्मिल जो संजीदगी से इस सारी सूरत हाल का मुआयना करने में महू था, संजीदगी से उनकी जानिब बढ़ा। क्या हुआ डैड? एवरीथिंग इज ओके? वो संजीदगी से गोया हुआ। राफे ने चौंकर अपने सबसे बड़े सपूत को देखा और गहरा सांस भरते नफी में सर हिला गए। अब बात को टाल मटोल करते उसे बता दी। मुजम्मिल ने पुरसोच निगाहों से उनकी जानिब देखा। मम्मी, आप डैड को जाने दे, वापसी पे जो पूछना हो पूछ लीजिएगा, कोई जरूरी काम होगा उनको। उसने समझदारी से काम लेने की कोशिश की। किरण ने तमस्कुराना निगाहों से उसकी जानिब देखा। अलबत्ता अरहाम खिलकर हंस दिया। इस घर के मसले कभी खत्म न होने वाले थे। मुजम्मिल की बात के बाद किरण ने कोई मजामत न की और मुलाजमा को चाय की आवाज देने सोफे पे बैठ गई और पास रखा अपना लैपटॉप खोल लिया। वो शहर की मारूफ फैशन डिजाइनर थी।
अभी भी बुटीक जाने से पहले वो एक बार कल की सारी लिस्ट चेक करना चाहती थी, तभी इन्हें मुकम्मल तौर पे नजरअंदाज करते अपने काम में मसरूफ हो गई। चलो उठो, तुम मेरे साथ चलो। राफे ने कुछ सोचकर उसे मुखातिब किया, मगर वो सिरे से ही नजरअंदाज कर गया। मैं तो कभी ना जाऊं आपके साथ। ये छुट्टी आपकी खिदमत सर अंजाम देने की खातिर नहीं की मैंने। सोने जा रहा हूं मैं, अब मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। लड़ना हो तो बाहर जाकर लड़ लीजिएगा। दिमाग खपा कर रख दिया इन घर वालों ने मेरा। अजीब लोग बसते हैं यहाँ पे। वो बदतमीजी के तमाम रिकॉर्ड तोड़ते सर झटकते वहां से निकलता चला गया। राफे ने अफसोस से उसकी जानिब देखा। इसमें भी कहीं ना कहीं इन्हीं की लापरवाही थी, जो इनकी औलाद इस किस्म की थी। मुजम्मिल तुम? जी डैड, मैं चलता हूँ आपके साथ, मैं बस 2 मिनट में आया, वो नरमी से बोलते अपने कमरे की जानिब बढ़ गया। राफे ने तशक्कुराना अंदाज में उसकी चौड़ी पुश्त को तका, जो उनका सबसे नर्म खूह बेटा था। दौलत की रेल पेल होने के बावजूद इसमें अना और गुरूर न होने के बराबर थी, मगर राहिम इसके मुकम्मल बरक्स था। इसमें अमीरी ने उसके अंदर के शैतान को बुरी तरह जगा दिया था। किरण की छूट की बदौलत इनकी कोई सुनता भी नहीं था। अभी भी वो परेशानी से इन्हीं सब सोचे में गलता थे कि अंजुम की आवाज उनकी समातों से टकराई। ओके मॉम, मैं जा रही हूँ अब तैयार होने। मेरी फ्रेंड के घर पार्टी है, हो सकता है लेट नाइट लौटूं। आपको परेशान होने की कतई जरूरत नहीं, और फोन करके बार बार डिस्टर्ब मत कीजिएगा। वो उकताहट भरे लहजे में बोली। उन्होंने तासुब से उसकी जानिब देखा, जिसकी उम्र अभी फकत 19 साल थी, मगर वो कहीं से भी इतनी छोटी नहीं लगती थी। किरण का सर इस बात में हिलता देख उन्हें खुद पे बेतहाशा गुस्सा आया। अंजुम, इतनी रात को लड़कियों का घर ठहरना? ओह प्लीज कम ऑन डैड, इट्स नॉट अ बिग डील। वैसे भी मम्मी ने इजाजत दे दी है मुझे। आई नो आप मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं, मगर मैं अपनी आसाइशों और अपनी ऐसो इशरत से मुंह नहीं मोड़ सकती। लव यू डैड, कल मिलते हैं। वो मुस्कुराते हुए बोली और भागने वाले अंदाज में वहां से निकली। वो किरण को बोलना तो चाहते थे, मगर अभी बात छेड़ना मतलब बहस को तौलत बख्शना था। तभी जी कड़ा करके रह गए। कुछ ही देर में मुजम्मिल उन्हें बाहर आने की ताकीद करते बाहर की जानिब बढ़ गया। वो भी सब सोचों को जहन से झटकते गाड़ी की जानिब बढ़े। सद शुक्र था कि वो इसी शहर में थी। सफर ज्यादा लंबा नहीं था, मगर फिर भी ये एक एक लम्हा उन्हें सदियों पे मुकीद लग रहा था। मुजम्मिल को एड्रेस समझाते उन्होंने निगाहों का जाविया बदल लिया। मुजम्मिल दिल होने के बावजूद उनसे कुछ ना पूछ सका। इस वक्त वो वैसे ही परेशान थे। वो अपने सवालों के जरिए उन्हें मजीद परेशान नहीं करना चाहता था। तभी गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी। बीबी, क्या चाहती हो? तुम्हारी माँ मर जाएगा क्या? नर्स की बात सुन उसका दिल बेसाख्ता डूब कर उभरा। इसका सर सरस से नफी में हिला। आंखें मन मन आंसुओं से भर गई। वो समझने से कासिर थी कि क्यों बार बार आंखें धुंधली हो रही हैं, माँ के गम की वजह से या फिर किसी भी सहारे के ना होने की वजह से। नर्स के जाते ही वो दोनों हाथों में चेहरा छुपा गई। अस्सलाम वालेकुम। मिस राबिया हसन का कमरा कौन सा है? किसी मर्द की परेशान कुन आवाज सुन महा ने झटके से चेहरा उठाते उसकी जानिब देखा, जो नर्स से मुखातिब थे। चेहरे पे जमाने की थकान आ समाई थी। साथ एक खुश शक्ल का लड़का भी मौजूद था, जो मुसलसल उन्हें तसल्ली दे रहा था। उस नर्स ने मुड़कर महा की जानिब इशारा किया तो वो मुस्कुराते हुए उसकी जानिब बढ़े। तब तुम महा हो? उन्होंने भारी लहजे में इस्तफसार किया। महा का दिल मजीद बोझल हो गया। शायद ये वही थे जिनको उसने फोन किया था। उसने हौले से सर अजबात में हिलाया तो राफे ने उसे सीने में भींच लिया। महा भी किसी का सहारा पाते फूट फूट कर रो दी। मुजम्मल ने ताज्जुब से उन दोनों की जानिब देखा, जो ना जाने एक दूसरे से कौन सा रिश्ता निभा रहे थे, जो उसकी समझ से बालातर था। मुजम्मिल ने बगौर उसकी जानिब देखा, जब उनका हिसार तोड़ते अपने आंसू पहुंच रही थी। चेहरा एक बार फिर सपाट हो चुका था। दिखने में शायद वो अंजुम जितनी ही लगी, मगर फिर भी किस कदर मजबूत थी। बस बेटा, ऐसे नहीं रोते, हम सब आपके साथ हैं। जाओ मुजम्मिल, जो मतलूबा रकम है ऑपरेशन के लिए वो जमा कर दो इनके लिए। उन्होंने मुजम्मिल को मंजर से हटाया तो वह इस बात में सर हिलाते वहां से निकलता चला गया। महा ने तशक्कुराना अंदाज में उनकी जानिब देखा और उन्हें लेते कमरे की जानिब बढ़ गई। महा के साथ अंदर आती शख्सियत को देख राबिया थका थका सा मुस्कुराई। इतनी तबीयत खराब थी? कुछ देर के लिए तो नाराजगी भुला देती। वो ढीले ढाले लहजे में गोया हुए। मैं शायद आपको अभी भी ना बुलाती भाई, मगर अब शायद जरूरी हो गया था ये करना। मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है भाई, मैं कब यहाँ हूँ कब नहीं। महा ने तड़प कर उनका हाथ थाम लिया। मुजम्मिल को उनका चेहरा कुछ जाना पहचाना सा तो लगा, मगर वो सर झटक गया। महा रोते हुए मुसलसल नफी में सर हिला रही थी। तुम ठीक हो जाओगी राबिया, मैंने रकम जमा करवा दी है, इलाज शुरू हो जाएगा तुम्हारा। राबिया ने उनकी बात पे नफरी में सर हिलाया और गहरा सांस भरते माँ का चेहरा हाथों के प्याले में भरा। मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। मेरी बेटी तना हो जाएगी मेरे जाने के बाद। ना सर पे बाप का साया
ना भाई जैसा साहिबा, माँ की परछाई भी अब छिन जाएगी, क्योंकि मैं जानती हूँ मेरी जान निकल रही है भाई। सारी जिंदगी कुछ नहीं मांगा आपसे, ना मैंने और ना ही हसन ने। एक गुजारिश है बस मेरी, बेटी को अपने घर में थोड़ी सी जगह दे दीजिएगा, और सिर्फ जगह ही नहीं, थोड़ी सी मोहब्बत भी। वो खुद को तन्हा कभी ना महसूस करे। वो खाली खाली लहजे में बोलते उनके सामने बाकायदा हाथ जोड़ गई। राफे ने इसी तेजी से उनके दोनों हाथ थाम लिए। मुजम्मिल अभी तक इनकी बातों का मकसद समझने की कोशिशों में था। उसने चौंक कर उस लड़की को देखा, जिसका चेहरा लुठे की मानिंद सफेद पड़ रहा था। शायद उसका दिल आने वाले लम्हात के लिए तैयार हो रहा था। तुम क्यों फिक्र कर रही हो राबिया? मैं इसे साथ लेकर जाऊंगा, मेरी बेटी है महा, मैं अपने साथ रखूंगा उसे। वो महा को अपने बाजुओं के इशार में लेते हुए बोले, मगर वो सून खड़ी हुई थी, जैसे इसकी सोचने समझने की सलाहियतें मफलूज हो चुकी हूँ। मैं परेशान क्यों हूँ, ये आप बखूबी जानते हैं भाई। वो थके थके लहजे में बोली। राफे निगाहें चुरा गए। उनका इशारा जिस जानिब था वो समझ चुके थे। इन सब बातों को एक जानिब रखते राफे इसे बाहर लेते बड़े, क्योंकि ऑपरेशन की तैयारी शुरू हो चुकी थी। बाहर आते साथ ही वो दोनों हाथों में चेहरा छुपाए आंखें मूंद गई। बाईं टांग मुसलसल हिल रही थी। डैडी, ये कौन है? मैं घर जाकर सब बताऊंगा मुजम्मिल, फिलहाल तुम कुछ खाने को ले आओ बच्ची के लिए। वो अजियत भरे लहजे में बोलते उसके साथ ही जगह संभाल गए, और उसके सर पे हाथ रखा तो उसने चौंक कर उनकी जानिब देखा, जो उसे हौसला रखने की तलकीन कर रहे थे। तकरीबन घंटे बाद वही नर्स हाँपती हाँपती बाहर आई, तो महासरत से अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। मम्मा कैसी है मेरी? शी इज इन डेंजर, अब दुआ ही इन्हें ठीक कर सकती है। वो उजलत में बोलते डॉक्टर के कमरे की जानिब बढ़ी। महा बगैर किसी की सुने तेजी से अंदर की जानिब बढ़ी, मगर उनकी हालत देख माँ का सांस थमने लगा। चेहरे पे मास्क लगा हुआ था। वो अपना सर मुसलसल दाएं बाएं हिला रही थी। मामा, क्या हो रहा है आपको? महा, ये तुम्हें जहां भी लेकर जाए चली जाना, यहाँ तना मत रहना। इधर अब तुम्हारा कोई नहीं है, अब जहां भी जाओगी वहां अपनी जगह खुद बनानी है। मगर अपनी मामा की एक बात हमेशा याद रखना, कि कभी भी कमजोर मत पड़ना। माँ बाप चाहे जितना भी दूर चले जाएं, मगर अपनी औलाद के पास ही होते हैं। मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी, मगर आपको मजबूत रहना है। कोई गलत बात कहे तो चुप नहीं रहना, अपने हक के लिए आवाज उठानी है। वो मुसलसल उसे तलकीन कर रही थी। उनका हाथ सर्द पड़ रहा था, जो कि उसकी गिरफ्त में था। माथे पे पसीने की नन्ही मुन्नी बूंदे महा ने भीगी निगाहों समेत उनकी जानिब देखा। अगले ही लम्हे उनका हाथ इसकी गिरफ्त से निकलते एक जानिब लुढ़क गया। उनकी आंखें इसी को देख रही थी। महा की रंगत फक हो गई। मामा, उठे मामा, प्लीज महा, प्लीज मामा को देखे डॉक्टर, वो रोते रोते चिल्लाई। राफे ने आगे होते राबिया की खुली हुई आंखों को बंद किया, तो उसकी आंख से एक बेमोल आंसू टूट उनके गाल पे बह गया। डॉक्टर के आते ही महा उनकी जानिब बढ़ी। उठाए मेरी मामा को, ऐसे कैसे हो सकता है? आपको उन्हें बचाना चाहिए था। क्या आप नहीं जानते कि इनके अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है? मैं जान ले लूंगी आपकी। उठाए इन्हें, प्लीज उठाए इन्हें, कहे कोई नहीं होता। माँ बाप के सिवा औलाद का दुनिया में बेटियां रुल जाती है, इनकी माँ भी रुल जाएगी। वो इसकी शर्ट के कॉलर को मुट्ठियों में भींचे दुरुस्ती से बोली। राफे ने बर वक्त उसे थामते सहारा दिया, जो अपने हवासों में नहीं लग रही थी। अगले ही लम्हे इसकी आंखों के सामने सबका अक्स धुंधला पड़ा, और वो उनके बाजुओं में ही झूल गई। राफे उसकी हालत देख फूट फूट कर रो दिए। कौन जिम्मेदार था इस बच्ची की इस हालत का? कौन जिम्मेदार था? सामने आंखें मूंदे लेटी इस औरत की हालत का? डैड, प्लीज हौसला करें। मुजम्मिल ने आगे बढ़ते उन्हें सहारा दिया, जिनकी हालत गैर थी। इस लड़की को देख उसे हकीकतन अफसोस हुआ था। एकदम अस्पताल के इस कमरे में कोहराम मच चुका था। क्या अब वो लड़की इनके साथ जाएगी? और अगर जाएगी तो घर वालों का रद्द अमल कैसा होगा? इसका दिल ये सब सोचते डूब कर उभरा। उसने सख्ती से लब भींच लिए। मुजम्मिल, तैयारी करो, राबिया की आखिरी रसूमात इसके घर में अदा करते ही महा हमारे साथ जाएगी। मगर डैडी, मम्मी, ये मेरा हुक्म है मुजम्मिल, जाओ अब, बहस मत करो। वो उसकी बात दरमियान में उचकते पथरीले लहजे में बोले, इसे लब भींचने पे मजबूर कर गए। आने वाले लम्हात का सोचते उसे झुरझुरी सी आई। किरण ना जाने अब कौन सा कहर ढाएगी। वो घुटनों में चेहरा छुपाए खिड़की के पास बैठी आसमान को तकने में बुरी तरह गर्क थी। हवा के जोर से बाल चेहरे पे अटखेलियां करने में मसरूफ थे। अभी कुछ देर कबल ही वो सब लोग राफिया को दफना कर आए थे, और इसके जाते ही सब जैसे इसका वजूद भी मुर्दा हो गया था। यहाँ तक कि राफिया के बेहद इसरार के बावजूद उसने एक निवाला भी हलक में नहीं उतारा था। आंखों से आंसू रो रो कर खुश्क हो चुके थे, मगर चेहरा चट्टानों से सख्ती लिए हुए था।
ایک دم تیز ہوا کی بدولت اس کا دوپٹہ سر سے پھسلتے شانوں پہ جا گرا۔ اس نے سرا سے ہوش کی دنیا میں لوٹتے دوپٹہ سر پہ جمایا اور اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ سیاہ رنگ کی چپل پیروں میں اڑستے وہ کمرے سے باہر نکلی تو سب سے پہلے سامنے رافعہ اور اس کے ساتھ بیٹھے مزمل سے ہوا۔ وہ تو ان دونوں کی آمد کو شاید بھلا بیٹھی تھی، اب ایک دم انہیں سامنے دیکھو شرمندگی کے زیر اثر چہرہ جھکاتے انگلیاں مسلنے لگی۔ جو بھی تھا اسے اپنے گھر میں انہیں یوں تنہا نہیں رکھنا چاہیے تھا۔ اب کیسی طبیعت ہے آپ کی بیٹا؟ رافعہ اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے ہوئے بولے۔ ماں نے ہولے سے اسبات میں سر ہلایا اور پورے اعتمادی سے چلتے ان کے سامنے ہی رکھے صوفے پہ بیٹھ گئی۔ مزمل نے ایک سرسری سی نگاہ اس کے سپاٹ چہرے پہ ڈالتے پھیر لی، کیونکہ اس کا سر مسلسل جھکا ہوا تھا، شاید اسی کی موجودگی کی وجہ سے۔ انکل بہت شکریہ آپ کا اس مشکل وقت میں میری مدد کرنے کا۔ شاید نہیں، یقیناً آج آپ نہ ہوتے تو میں یوں ہی در بدر کی ٹھوکریں کھا رہی ہوتی، مگر اب میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اس سچائی کو تسلیم بھی کر چکی ہوں کہ میرے ماں باپ اب اس دنیا میں نہیں ہیں۔ اگر آپ جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں۔ وہ ان دونوں کے سامنے ہاتھ جوڑتے نرم لہجے میں بولی، آنکھیں ہنوز جھکی ہوئی تھی ان کے احترام میں۔ مزمل نے اس کی بات پہ چونک کر رافعہ کی جانب دیکھا، جن کے چہرے پہ ایک سایہ سا لہرایا۔ مگر بیٹا، آپ کی ماما سے کیے وعدے کے مطابق مجھے آپ کو بھی ساتھ لے کر جانا ہے، میں اس بھیڑ میں آپ کو تنہا نہیں چھوڑ سکتا۔ تلخ ہی صحیح، مگر یہ حقیقت تو ہے کہ ایک لڑکی کا تنہا اس معاشرے میں قیام ممکن نہیں ہے۔ کڑوی ضرور ہے مگر سچائی یہی ہے۔ انہوں نے اسے حقیقت کا آئینہ دکھایا۔ وہ اسے یہ نہ کہہ سکے کہ ان کا انکل کہنا انہیں شدید تکلیف سے دوچار کر گیا تھا۔ آپ کی بات وجہ ہے انکل، مگر میں یوں کسی بھی غیر کے گھر میں جا کر قیام تھوڑی نہ کر سکتی ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ یہیں کسی ہاسٹل وغیرہ میں چلی جاؤں، اس گھر کو میں ہمیشہ کے لیے بند نہیں کر سکتی۔ میرے ماما پاپا کی یادیں وابستہ ہیں اس گھر سے۔ وہ ڈوبتے دل سمیت بولی، ان کی بات پہ جیسے اس کا دل کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا تھا۔ مزمل جہاں اس کی خودداری سے قائل ہوا، وہیں اس لڑکی کی عقل مندی نے اسے جی جان سے اپنی جانب متوجہ کیا تھا۔ تبھی مسکراتی نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ ڈیڈی، میرے خیال میں وہ ہمارے ساتھ جانے میں کمفرٹیبل نہیں ہے۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر کوئی چاچو یا ماموں وغیرہ ہے تو ہم ان کے گھر تک تو ڈراپ کر ہی سکتے ہیں۔ مزمل نے اپنی جانب سے حل تلاش، مگر اپنی بات کے جواب میں ماں کے چہرے پہ پھیلتے گمبھیر تاثرات اسے جی جان سے چوکنا کر گئے۔ اس نے ناسمجھی سے رافعہ کی جانب دیکھا۔ بہت شکریہ آپ کے اس مشورے کا، مگر مجھے ان بے وجہ مشوروں کی قطعی ضرورت نہیں ہے۔ نہ میرے کوئی چاچو ہے اور نہ ہی کوئی ماموں۔ چاچو ہوتے تو شاید ان کے ہاں چلی بھی جاتی، مگر ماموں، ان کے ہاں میں مر کر بھی نہ جاؤں، اس قدر نفرت ہے مجھے ان سے۔ وہ ان سے شدید متنفر تھی۔ رافعہ کے چہرے پہ ایک سایہ سا گزر گیا تھا، ماتھے پہ پسینے کی ننھی منی بوندیں نمودار ہوئی، آنکھوں کے سامنے باقاعدہ اندھیرا سا چھایا۔ کیوں منتفر ہو اپنے ماموں سے؟ آئی ایم سوری انکل، پلیز آپ جا سکتے ہیں، یقین کریں اگر مجھے ذرا بھی کوئی مسئلہ درپیش ہوا تو میں آپ کو ضرور بتاؤں گی۔ میری ماما نے بہت یقین سے آپ کو یہاں بلایا ہے۔ حیرت ہے، اپنوں سے اچھے تو غیر ہیں جو ایک فون پہ دوڑے چلے آئے۔ وہ دھیما سا ہنستے ہوئے بولی، اس کی ہنسی میں بھی ٹوٹے کانچ کی سی کرچیاں تھی۔ مزمل کی نگاہیں اس کی جانب اٹھی رہ گئی۔ رافعہ نے خود کو مضبوط کرتے اس کی جانب دیکھا۔ وہ اتنی سی دیر میں اسے سمجھ گئے تھے کہ یہ لڑکی بہت ہٹ دھرم ہے، اب اسے منانے کے لیے انہیں تھوڑی سی سختی تو کرنی ہی تھی۔ آئی ایم سوری بیٹا، مگر آپ ہمارے ساتھ چل رہی ہیں۔ بہت دیر سے میں آپ کی باتیں سن رہا ہوں۔ میں آپ کو یہ گھر چھوڑنے کا نہیں بول رہا، مگر وقتی آپ کو یہاں سے جانا ہوگا۔ جو ضروری سامان آپ رکھنا چاہیں وہ رکھ سکتی ہیں۔ آپ کی ماما کا کہا میں نہیں ٹال سکتا، اس طرح آپ مجھے صرف گنہگار کر رہی ہیں۔ وہ اپنے لہجے کو حتی الامکان سخت بناتے ہوئے بولے۔ ماں نے چونک کر ان کی جانب دیکھا، جن کے چہرے پہ سرخی چھائی ہوئی تھی۔ اب بحث کا فائدہ بالکل نہیں تھا، تبھی اپنی جگہ سے اٹھی اور ایک نظر رخ پھیرے کھڑے رافعہ پہ ڈالی۔ انہوں نے بھی اسی لمحے اس کی جانب دیکھا تو ایک سنجیدہ گہری نگاہ ان پہ ڈالتے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ اگلے 20 منٹ میں اس نے اپنا کچھ سامان بیگ میں افراتفری میں ڈالا اور دوپٹہ ٹھیک سے سیٹ کرتے جو ہی باہر آئی۔ وہ مزمل سے کوئی بات کرنے میں مہو تھے۔ اس کے آتے ہی وہ سب اٹھے اور باہر کی جانب بڑھے۔ میں 1 منٹ میں آئی۔ وہ جاتے جاتے اپنی دوست سے ملنا چاہتی تھی جس نے اس کے ساتھ کافی اچھا وقت گزارا تھا۔ اس کے گھر میں قدم رکھتے ہی اندر سے آتی باتوں کی آواز پہ اسے اندازہ ہوا کہ شاید اس کا شوہر گھر ہی ہے۔ تبھی وہ واپسی کے لیے مڑی، مگر اندر سے آنے والی نسوانی آواز پہ اس کے باہر کی جانب بڑھتے قدم وہیں تھم گئے۔ تھوڑا حوصلہ کر لو، کروا دوں گی تمہاری شادی میں ماہا سے، مگر میری شرط یاد ہے نا، جیسے ہی بچہ ہوگا تمہیں اس سے طلاق لینی ہوگی۔ ماہا اس کی بات پہ سفید پڑتی لڑکھڑائی، کانوں میں کسی نے سور پھونک دیا تھا۔ یہ تو اس کی دوست کی آواز تھی، اس کے نزدیک اس کی سب سے بہترین دوست۔ کبھی کیوں نہیں، اب انتظار نہیں ہوتا۔
बड़े ही कोई बेशर्म हो, उसकी माँ अभी मरी है, इसी मौका के तो इंतजार में थे हम। कल परसों जाना तुम उसके यहाँ, उसके बाद क्या होगा वो अवेला जरा सा, फिर आगे का काम खुद ही आसान हो जाएगा। मामा, उसके लबों से सिसकी निकली। उसने बमुश्किल अपने लबों पे हाथ जमाते अपनी हिचकियों का गला घोटा। ये दुनिया किस कदर सियाह थी, यहाँ बसने वाले लोग तो सांप से भी बुरा डसते थे। उसने अपने दिल के मकाम पे हाथ रखते तेजी से कदम बाहर की जानी बढ़ाए। अब तो इस जगह पे कभी वापस नहीं आने वाली थी। मामा, ये दुनिया बहुत जालिम है मामा। आंसू एक बार फिर बाहर बह निकले। महा, भारी मर्दाना आवाज पे उसने तेजी से अपने आंसू पोंछे, कदम उनकी जानी बढ़ाए। अब इसे किसी भी तरह किसी भी हाल में यहाँ से जाना था। वो दोनों इसका रोया रोया चेहरा देख जी जान से छुटके। आप रोई हैं क्या? जी, वो बस दोस्त से मिली हूं ना तो रोना आ गया। अब हमें चलना चाहिए अंकल। उसने धीमे लहजे में गुजारिश की तो उन्होंने उसका सर थपथपाते गाड़ी का दरवाजा खोलते उसे अंदर बैठने का इशारा किया। वो खामोशी से अंदर बैठ गई। मुजम्मिल अब घर को लॉक कर रहा था। उसने तड़प कर घर के बंद दरवाजे को देखा और हिचकियों से रो दी। न जाने किस्मत अब कौन सा रुख लेने वाली थी। क्या हुआ, नींद नहीं पूरी हुई क्या जानी? अरसलान की आवाज पे उसने बमुश्किल अपनी आंखें खोली और अपने बालों को हाथों से संवारते नफी में सर हिलाया। आंखों में खौफ का उनसर साफ नुमाया था। इस घर में बसते मकीनों की जिंदगियों में ना सुकून है और ना ही सुकून की नींद। उगता गया हूं इन लोगों से। वो सर झटकते नागवारी से गोया हुआ। अरसलान ने हौले से उसका शाना थपथपाया। इस वक्त वो अरसलान के घर में ही मौजूद था। घर में हो रहे शोर शराबे की बदौलत उसने इसके घर आने ही ठीक समझा था। अभी भी वो बेड पे नीम दराज टांगे हिलाने में महू था। आंखें अभी भी बंद थी। अरसलान की आंखें कुछ सोचकर चमक उठी। वो एकदम सीधा होकर बैठा। क्या ख्याल है, वहां चले? उसने उसे ठोका मारते इस्तफसार किया। इसके मुतवज्जा होने पे वो बाईं आंख दबा गया। आराम ने नासमझी से उसकी जानिब देखा। उसकी आंखों में नासमझी देख के उसने अपना बायां हाथ इसके शाने पे रखा। यहाँ कदम कदम पे लाखों हसीनाएं हैं। वो सरह से अपने बेड से छलांग मारकर उतरा और ड्रेसिंग के आगे खड़े होते खुद पे परफ्यूम स्प्रे करने लगा। उसकी बात का मानी समझते ही आराम भी तेजी से अपनी जगह से उठा और हुडी पहनते उसके पीछे लपका। आज तो मैं 3 से 4 पेग लगाऊंगा। अरहाम उसे आंखें दिखाते हुए बोला। अरसलान उसकी बात पे कहा लगा उठा। उसने गाड़ी स्टार्ट करते तेजी से गाड़ी क्लब की जानिब दौड़ाई। रास्ते में ही वो वकार को फोन करके आने की तलकीन कर चुके थे। तकरीबन 25 मिनट बाद उनकी गाड़ी एक नहायत ही बड़े क्लब के सामने रुकी। इन दोनों ने एक दूसरे की देख हबासा से आंख दबाई। आज तो बहुत किस्म का माल देखने को मिलेगा। आखिर को इतने अरसे बाद यहाँ आए हैं। वो हाथ पे हाथ मारते हुए बोले। गाड़ी पार्क करते ही वो दोनों एक साथ अंदर की जानिब बढ़े। अंदर की चकाचौंध को देख इन दोनों की आंखें तहय्युर से फैल गई। अंदर से क्लब का नक्शा ही बदल चुका था। वो महीना बाद तो आए थे बस। म्यूजिक तेज आवाज में चल रहा था और लड़के लड़कियां एक दूसरे में गुम नाजेबा हरकत करने में बुरी तरह गर्क थे। वो उन सबको देखते तमस्कुर से हंस दिया। मुख्तलिफ रोशनियां इतराफ में बिखरी हुई थी। सब गाने के बोलों पे बेखबरी से झूमने में महू थे। किस कदर पुरसुकून माहौल था यहाँ का। वो देख कर रह गया। यहाँ आकर कुछ सुकून मैसर हुआ आया था, वरना घर की चिक चिक से वो अच्छा खासा उगता गया था। चल बॉस, यहाँ फिलहाल हमारी किस्मत में भी कोई लिखा होगा। वो मजे से बोलते कहा लगाकर हंस दिया। उन दोनों ने एक साथ कदम अंदर की जानिब बढ़ाए। गानों की आवाज तेज होती जा रही थी। हेलो हैंडसम। इससे पहले कि अरहाम चेयर की जानिब बढ़ता, कब से ही एक लड़की ने इसके बाजू के गिर्द बाजू हमायल करते खुमारी से बोली तो अरहाम जी जान से चौंका। अलबत्ता अरसलान और वकार दांत कुचकुचा कर रह गए। एक इसके आगे कोई इन्हें देखता भी नहीं था। इस लड़की की आंखों के डोरे इंतहाई सुर्ख हो रहे थे। इसकी उंगली का लम्स अपने गाल पे महसूस कर अरहाम ने दिलकशी से मुस्कुराते जैसे इसे खुद में मजीद बांध लिया। वो तो इसकी मुस्कुराहट पे फिदा होते उसका चेहरे का रुख अपनी जानिब कर गई। बहुत हसीन हो तुम, मगर इस वक्त मुझे पेग बहुत अजीज है, इसीलिए कहीं और आजमा सकती हो डार्लिंग। तुम्हारे साथ फिर कभी सही। वो इसका बाजू अपने बाजू से निकालते जताने वाले लहजे में बोलते आगे की जानिब बढ़ गया। वो दोनों खुश हो गए कि अब इसके बाद वो इन्हीं के पास आएगी, मगर उसे आगे की जानिब जाता देख वो दोनों अपना सा मुंह लेकर रह गए। अरे सुनो, हम नहीं दिखे क्या तुम्हें? अरसलान ने कब से ही उसे पुकारा। वो ठिठक कर पलटी और सरतापा उसका जायजा लिया। नहीं, मैं सिर्फ चमकती हुई चीजें ही देखती हूँ। वो बालों को संवारते इतरा कर बोली। कहती हो तो हम भी गोल्डन पर्ल लगाकर आते हैं। आपकी आंखें ही चुंदिया जाएंगी हमें देकर। बस महीने का 300 से 400 खर्च होगा।
वकार मस्कीन सी सूरत बनाते हुए बोला, मगर जवाब में अपने मुंह पे पड़ने वाले थप्पड़ ने इसके 14 तबक रोशन कर दिए। तुम तो बाजी हो हमारी, मैं तुम्हारा छोटा सा भाई हूँ। अरसलान थप्पड़ खाने के खौफ से तेजी से बात पलटते हुए बोला। इस लड़की की पेशानी पे शिकने नमूदार हुई। अगले ही लम्हे इसका हाथ अरसलान के भी गाल पे निशान छोड़ गया। उन दोनों ने हौकों की तरह एक दूसरे की जानिब देखा। मैंने तो तुमसे अपना रिश्ता भी बदल दिया, फिर भी चांटा मार दिया मुझे। इतने बुरे दिन नहीं आए मेरे कि तुम जैसों की बहन बनूं। उसने हाथ से इनकी जानिब इशारा किया। लहजे में तमस्कुर मौजूद था। इन दोनों को तो पतंगे ही लग गए। तो हमें भी शौक नहीं है तुम्हें बाजी बनाने का। हमारी बहनें इज्जतदार घराने से ताल्लुक रखती हैं। वो यूं मुंह काला करने क्लब में नहीं जाती। वो दांतों पे दांत जमाते गुस्सेले लहजे में बोला। मुकाबिल खड़ी लड़की मजाक उड़ाने वाले अंदाज में मुस्कुराई। तो तुम भी इज्जतदार बनो ना। इज्जतदार घराने से ताल्लुक रखते हो तो मुंह काला करने यहाँ क्यों आते हो, ब्लडी चीप पीपल। वो तनफुर भरे लहजे में बोलती हिल की टिक टिक करते वहां से निकलती चली गई। इन दोनों का चेहरा अहानत के एहसास से सुर्ख पड़ गया। इसी दौरान अरहाम शराब का गिलास लबों से लगाते इनके नजदीक आया और सवाली अंदाज में भौवें उचकाई, जैसे सबसे अनजान हो। वैसे एक बात मैं समझ गया हूँ कि तुझ जैसे खब्बीस के साथ कहीं भी नहीं जाना चाहिए। जिसने देखा भी होगा ना, वो भी नहीं देखेगा हमारी तरफ। इतना हुस्न लिए फिरता है। वो ना कतराना निगाहों से इसे देखते बाहर की जानिब बढ़ गया। यहाँ आकर बेड़ा सारे मूड का बेड़ा गर्क हो चुका था। अरे सुनो तो सही, मत सड़ा करो, मजीद काले हो जाओगे। वो उनके उकब से ही हंसते हुए चिल्लाया और 2 गिलास मजीद चढ़ाते भागने वाले अंदाज में उनके उकब में बढ़ा। इनसे कोई बईद नहीं था कि इसे यहाँ तन तना छोड़ते अपने घरों को फरार हो जाते। इसे वैसे भी राफे के घर लौटने से कबल घर पहुंचना था, वरना वो घर सर पे उठा लेते। और उनकी आवाज सुनने का मूड इसका तो बिल्कुल नहीं था। आज यहाँ कैसे आ गया तू? वकार ने उसका चेहरा जांचा, जो हल्का हल्का शराब के नशे में था, मगर 12 बार खुद को संभालने की तग वो दो कर रहा था। बस इस घर में सुकून नहीं है, इस घड़ी भी। बहुत बोलता है मेरा बाप। न जाने इतना अरसा मेरी माँ ने कैसे गुजारा कर लिया उनके साथ। मेरी तो अभी से बस हो गई है। उसका लहजा इंतहाई बागी था। वो इसे देखकर रह गए। जो अपने माँ बाप के मुतालिक इस किस्म की बात कर रहा था, लहजा भी गुस्ताखाना हो चुका था। अभी भी घर पहुंचा दे, वरना मजीद सुनना पड़ेगा। घर जाते ही सीधा कमरे में घुसूंगा और सीधा सुबह ही निकलूंगा, यूं नहीं जाने के लिए बाहर। कभी कभी तो इन घर वालों की शक्ल देखने को भी जी नहीं चाहता। वो इसके लहजे में बेतहाशा कड़वाहट थी। वो अब सीढ़ की पूछते से सर टिकाए मुसलसल कुछ बड़बड़ा रहा था, जो इन दोनों की समझ से बाहर था। वकार ने एक नजर घड़ी को देखा, जो रात के 10:06 बजा रही थी। उसने गाड़ी तेज रफ्तारी से दौड़ाना शुरू कर दी, वरना उसके साथ साथ वो दोनों भी पकड़े जाते। और जब बेटा ही अपने बाप की सुनकर उकता चुका था, तो वो दोनों तो फिर गैर थे। उसने एक निगाह बाहर भागते दौड़ते मनाजिर पर डाली और बेचैनी से आगे बैठे राफे की जानिब देखा। जीरो ने शायद इसकी बेचैनी भांप ली थी, तभी मुस्कुराते हुए उसकी जानिब देखा। जवाब में वो मुस्कुरा भी ना सकी। बस पहुंचने वाले हैं हम, ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट बस। उन्होंने इसकी आंखों में लिखी तहरीर पढ़ते नरमी से जवाब दिया। वो खामोशी से चेहरा झुका गई। वो नहीं जानती थी कि किस्मत इसे कहाँ ले जा रही है। वो बस चलती ही जा रही थी। न जाने वहां कौन कौन होगा, सब कैसे होंगे। इसकी सोचों का तसलसल गाड़ी को एकदम झटका लगने की बदौलत टूटा। उसने ठिठक कर दाएं जानिब बनी इस आलीशान इमारत को देखा, जो अपनी मिसाल आप थी, मगर उसे देख इसकी आंखों में कोई जोत नहीं जली थी। उनके कहने पे वो खामोशी से गाड़ी से बाहर निकल आई। वो इसे अपने बाजुओं के हिसार में लेते अंदर की जानिब बढ़े। इस सब में पहली बार महा का दिल सुकड़ कर फैला। वो अंदर मौजूद नफूस से सामना करने से घबरा रही थी। दाखिली दरवाजा अबूर करते ही राफे ने संजीदगी से खाली हॉल को देखा। वहां किसी का भी नामो निशान नहीं था। शायद सब कमरे में होंगे। राफे ने सफाई पेश करनी चाहिए, मगर इसे इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ा था। जकिया, एक कप कॉफी? किसी औरत की आवाज पे महा ने अपना निचला लब सख्ती से दांतों में दबा लिया। राफे ने एक नजर अपने कमरे से निकलती किरण को देखा, जो लाउंज के ऐन वस्त में रखे सोफे की जानिब बढ़ रही थी। मान दाखिली दरवाजे पे निगाह पड़ते ही उनकी आंखों में तहीर उमड़ आया। मुजम्मिल ने हलक तर करते किरण की जानिब देखा, क्योंकि अब जो होना था वो लाजमन सबका दिमाग घुमाने वाला था। राफे ने गहरा सांस भरते खुद पे काबू पाया। अब हिम्मत तो करनी थी, क्योंकि उनकी मशकूक निगाहें मुसलसल राफे पे जमी थी। कौन है ये? किरण ने तीखे लहजे में इस्तफसार किया। महा ने ताज्जुब से राफे की जानिब देखा, जिनके चेहरे पे एक साया सा लहराया था। ये महा है।
ان کی بات پہ کرن نے حیرانی سے رافع کے ساتھ کھڑی لڑکی کو سرتاپا دیکھا تو ماں کا دل ڈوب کر ابھرا۔ وہ تمسکر سے اس کا سرتاپا جائزہ لے رہی تھی اور ان کی یہی تمسکرانہ نگاہیں سے مزید سہما رہی تھی۔ ماں، یہ کرن ہے، میری بیوی اور تمہاری آنٹی۔ انہوں نے سنجیدگی سے کرن کو بھی اسے متعارف کروایا۔ کرن کو تو جیسے پتنگے ہی لگ گئے۔ ویٹ اے منٹ رافع، میں کسی مہا نامی لڑکی کو نہیں جانتی، تو میرا نہیں خیال کہ میرا اسے کوئی رشتہ بنتا ہے، وہ تیز لب و لہجے میں بولی۔ مہا کا چہرہ خجالت کے احساس سے سرخ پڑ گیا۔ ممی، تھوڑا سا صبر رکھیں، ڈیڈی تمام صورتحال سے آپ کو آگاہ کریں گے، کم از کم گھر آئے انسان کا ہی لحاظ۔ شٹ یور ماؤتھ، مجھے مت سکھاؤ کہ مجھے کس سے کیسے مخاطب ہونا ہے۔ تمہاری ماں ہوں میں، تمہیں میرا باپ بننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب بتائیں مجھے یہ کون ہے، ورنہ ایک سیکنڈ نہیں لگاؤں گی اس کو یہاں سے نکالنے میں۔ ان کا لہجہ انتہائی سرد تھا۔ ماں کے چہرے پہ ایک سایہ سا لہرایا، مگر اگلے ہی لمحے اس کے اندر کی خود سر ماں نے زوروں سے سر اٹھایا۔ اپنی بکواس بند رکھو ماں، اب سے یہیں رہے گی، اور اگر تمہیں اس کا وجود یہاں برداشت نہیں ہے تو تم یہاں سے جا سکتی ہو، مگر یہ کہیں نہیں جائے گی۔ وہ تند لہجے میں گر رہے۔ ماں ہنوز چہرہ جھکائے کھڑی تھی۔ وہ ان سب لہجوں کی عادی تو نہیں تھی، مگر یہاں اسے یہ سب بھی سننا پڑ رہا تھا۔ رافع کی بات پہ کرن کی ہنسی پہ ماں نے چونک کر ان کی جانب دیکھا، جو ستائشی انداز میں ان کی جانب دیکھ رہی تھی۔ تم شاید بھول رہے ہو رافع کہ آج جہاں تم کھڑے ہو وہ میرے پیسوں پہ بنا ہے۔ اس جگہ کو حاصل کرنے کے لیے میں نے دن رات ایک کیا ہے۔ تم کیا ہو؟ ایک معمولی سے ورکر اور کچھ نہیں۔ تم مجھے اس گھر سے نہیں نکال سکتے، البتہ میں ضرور نکال سکتی ہوں، اور یقین کرو میرے بچوں کو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ ان کا لہجہ خاصا جتاتا ہوا تھا۔ رافع شرمندگی کے احساس سے زمین میں ہی گڑ گئے۔ ماں نے چہرے پہ ناقابل فہم تاثرات سجائے ان کی جانب دیکھا تو وہ نگاہیں چرا گئے۔ انکل، میں نے آپ سے کہا تھا کہ مجھے یہاں نہیں جانا۔ مجھے آپ کسی ہاسٹل چھوڑ سکتے تھے۔ ویسے جب انسان کو اپنے گھر کے حالات یا گھر میں موجود لوگوں کی ذہنیت کا علم ہو تو پھر ایسی کوتاہیاں نہیں کرنی چاہیے۔ اس سب کے دوران ماں نے پہلی بار لب کشائی کی، اور اس کی یہی بات کرن کو سیکھ پا کر گئی۔ وہ جارحانہ انداز میں اس کی جانب بڑھی اور اس کے بازو کو اپنے شکنجے میں لیا۔ رافع اس سے قبل کہ اسے تھامنے آگے بڑھتا، ماں نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں وہیں روک دیا۔ بی بی، جب اتنا ہی اپنی انا اور خودداری پیاری تھی تو یہاں کیا کرنے آئی ہو؟ دیکھنے آئی تھی کہ آپ جیسے امیر لوگ احساس سے عاری ہوتے ہیں اور اپنے مجازی خدا کو کیسے عزت دی جاتی ہے۔ اس چیز سے بھی اناڑی ہوتے ہیں۔ دیکھیں، آج دیکھ بھی لیا، اور میری سوچ کس قدر درست ثابت ہوئی۔ وہ ان کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑتے واضح انداز میں بولی۔ کرن کے ساتھ ساتھ مزمل بھی سکتے کی کیفیت میں اس کی چلتی زبان کو دیکھا۔ اور آئندہ مجھے ہاتھ لگانے سے قبل سوچ ضرور لیجیے گا۔ آپ کی بفضول باتوں کو قطعی برداشت نہیں کروں گی میں، نہ ہی آپ کی اونچی آواز سے سہمنے والی ہوں میں۔ اپنے حق کے لیے بولنا اور لڑنا دونوں جانتی ہوں۔ آپ کو لگا ہوگا باہر سے آئی ہے، میرے یوں بولنے سے سہم جائے گی، مگر آئی ایم سوری، میں بالکل بھی دبو قسم کی لڑکی نہیں ہوں۔ میں آپ کا لحاظ کرتی ہوں کیونکہ آپ میرے سے بڑی ہیں، مگر بڑوں کو بھی بلا وجہ بچوں کو ٹارچر کرنے کا کوئی حق نہیں۔ وہ اپنا بازو ان کی گرفت سے آزاد کرتے سخت لہجے میں بولی۔ مزمل نے داد دیتی نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ کرن کے سامنے بولنے کی ان بچوں میں سے کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی، اور یہ آج کی آئی لڑکی ان کے سامنے اپنے حق کے لیے بول رہی تھی۔ ہیلو موم، کیا جلاد کے پہنچنے سے پہلے اس سے پہلے کہ اندر آتا، رحام بے دھیانی میں بولتے اپنی بات مکمل کرتا۔ سامنے کھڑے نفوس کو دیکھ اس کے ہلتے لبوں کو بر وقت بریک لگی۔ ارحام نے آنکھیں چھوٹی کرتے مشکوک نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا اور لڑکھڑاتی چال سمیت ان کی جانب بڑھا۔ مزمل نے تیزی سے اسے تھاما۔ اس سے قبل کہ وہ زمین بوس ہوتا، ماں نے ناگواری سے اس کی جانب دیکھتے نگاہوں کا زاویہ بدل لیا۔ شدید گھن محسوس ہوئی تھی اسے اس وقت اپنے سامنے کھڑے لڑکے سے۔ او، آپ آ گئے، مگر یہ اپنے ساتھ کس کو لے آئے ڈیڈ؟ تم نے ڈرنک کیا ہے ارحام؟ مزمل کی صدمے سے چور آواز سن رافع اس وقت چہرہ سمیت مٹھیوں کو بھیج گئے۔ یہ اولاد ان کو ہر جگہ ذلیل کلوانے پہ تلی ہوئی تھی۔ شش! جلاد سنے گا تو پھر اس کی سننی پڑے گی۔ وہ لبوں پہ ہاتھ رکھتے بند ہوتی آنکھوں سمیت بولا۔ مزمل نے ناگواری سے اس کی جانب دیکھا، جس کے وجود سے شراب کی بدبو اس کے اعصابوں پہ چڑھ رہی تھی۔ رافع نے ماں کی موجودگی میں خود پہ بمشکل ضبط کیا، ورنہ بس نہیں چل رہا تھا کہ اس گستاخ کی زبان گدی سے کھینچ لے۔ یہاں پہ تو ایک سے بڑھ کر ایک عجیب لوگ موجود ہیں۔ ماما کیوں چلی گئی آپ؟ پرسکون دنیا تھی آپ کے سنگ۔ ماں دل ہی دل میں رابعہ سے مخاطب تھی۔ ان کی یاد آتے ہی اس کی آنکھوں میں نمی کی لکیر ابھری۔ ارے جلاد، غصہ! آپ کو لحاظ نہیں ہے اپنے بابا سے کیسے بات کی جاتی ہے؟ ماں کو اس کا لہجہ انتہائی ناگوار گزرا، تبھی نہ چاہتے ہوئے بھی تیز لب و لہجے میں بولی۔
اس کے یوں بولنے پہ کرن کی پیشانی پہ شکنیں نمودار ہوئی. وہی الہام تند نگاہوں سے اسے گھورتے اس کی جانب قدم بڑھانے لگا. اگلے ہی لمحے وہ خباثت سے مسکرایا. کس کو اٹھا لائے ہیں آپ ڈیڈی؟ وہ سر تاپا اس کا جائزہ لیتے ہوئے مذاق اڑانے والے انداز میں بولا جو بڑی سی چادر میں لپٹی ہوئی تھی. اس کے لہجے میں ایک کاٹ تھی. اس کے یوں جائزہ لیتی نگاہوں سے وہ خود میں سمٹ کر رہ گئی، لیکن فی الوقت وہ خود کو کمزور نہیں ظاہر کرنا چاہتی تھی. اندھے ہیں کیا؟ یہ آنکھیں کرائے پہ دے رکھی ہیں؟ دکھ نہیں رہا کہ یہ لڑکی ہوں؟ وہ دونوں ہاتھ سینے پہ باندھے اس کے مقابل آئی اور ترش لہجے میں بولی. اس کی بات پہ ارحام نے لہو رنگ نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا جو اسے سراسر تیش دلا رہی تھی. مزمل نے مسکراتی نگاہوں سے اس ببر شیرنی کو دیکھا. اب وہ دونوں ہاتھ سینے پہ باندھے کھڑا اس منظر سے لطف اندوز ہو رہا تھا. یہ لڑکی اس کی توقع کے برعکس بالکل برعکس ثابت ہوئی تھی. مجھے تو تم کسی عذاب سے کم نہیں لگ رہی فی الحال. ماں بیٹے آپ ان سب کو چھوڑو اور میں آپ کو کمرہ. ایک منٹ انکل، آپ کی اسی بات نے انہیں بہت سڑ پہ چڑھا دیا ہے. شاید تبھی بڑے چھوٹے کا لحاظ بھول چکے ہیں. بٹ لیٹ می کلیئر یو ون تھنگ مسٹر ایکس وائی زیڈ، کہ اگر میں عذاب ہوں نا تو یہ بات پھر ذہن نشین کر لیں کہ ابھی عذاب آپ پہ مسلط ہو چکا ہے. اور اگر آئندہ ان گھٹیا نگاہوں سے مجھے دیکھنے کی جرت بھی کی نا تو ایسا قہر ڈھاؤں گی کہ کسی کو شکل دکھانے کے قابل نہیں رہو گے. وہ قہر آلود نگاہوں سے اسے گھورتے ہوئے اشتعال آمیز لہجے میں بولی. اسی اثنا میں انجم بھی اس غیر متوقع شور شرابے کی آواز پہ اپنے کمرے سے نکل آئی اور نہ سمجھی سے اعتراف کا جائزہ لیا. وہ تو پارٹی سے لوٹ کر سو گئی تھی مگر نیند میں خلل باہر سے آنے والی آوازوں نے ڈالا. کسی لڑکی کی اونچا اونچا بولنے کی آواز نے اسے اپنی جانب متوجہ کیا تھا. ارحام لہو ہوتی نگاہوں سے ابھی بھی اسے ہی گھور رہا تھا جس کی جرت اس کے سامنے زبان چلانے کی ہوئی تھی. ماتھے کی رگیں ابھر کر نمایاں ہوئی. صاف ظاہر تھا کہ وہ اپنا اشتعال دبانے کی کوششوں میں تھا. تمہاری اتنی جرت واہیات لڑکی! بکواس بند رکھو ارحام اپنی. رافع اس سے بھی اونچی آواز میں گرا اٹھے. ان کی آواز ہال میں کے در و دیوار کو ہلا کر رکھ گئی. ارحام نے خون آشام نگاہوں سے ان کی جانب دیکھا. آنکھوں کے ڈورے انتہائی سرخ پڑے رہتے. مہا جی جان سے کانپ کر رہ گئی. چہرے پہ ایک رنگ سا کر گزر گیا. انجم آج سے مہا آپ کے ساتھ آپ کے کمرے میں رہے گی. میری بیٹی کے ساتھ یہ غریبی نہیں رہے گی رافع. میں یہ کسی صورتحال قبول نہیں کروں گی. کیا اسٹینڈرڈ ہے اس کا؟ میری بیٹی کے جوتے کے برابر بھی نہیں ہے. کرن ان کی بات پہ بفر کر بولی. رافع نے کوفتے سے آنکھیں گھمائی. مہا نے ان کی بات پہ اذیت سے آنکھیں میچی. وہ سب مسلسل اس کے حلیے کو دیکھ اسے کوئی گئی گزری لڑکی سمجھ رہے تھے. وہ جو اتنی عمر میں خود کما کر کھانے کی عادی تھی اب مسلسل ان کے طنز کا شکار ہو رہی تھی. اوکے ڈیڈ ایز یو وش، آ جاؤ میرے ساتھ. انجم مسکراتے لہجے میں بولی. مہا نے شکر ادا کیا کہ کوئی تو تھا جو اس گھر میں مسکراتا تھا، ورنہ جب سے آئی تھی اونچی لہجے ہی سن رہی تھی. مہا نے بھی جواب میں ایک مدھم سی مسکراہٹ اس کی جانب اچھالی جو ارحام کو سلگا کر راکھ کر گئی. یہ لڑکی اس وقت تک کمرے میں نہیں جائے گی جب تک آپ مجھے نہیں بتائیں گے کہ یہ کون ہے. میرے دوست کی بیٹی ہے یہ کرن. اس کے ماں باپ کی موت ہو گئی ہے. وہ میرا بہت ہی عزیز دوست تھا، اسی لیے اب سے یہ ہمارے ساتھ رہے گی. جاؤ اب آپ مہا. وہ درست لہجے میں بولتے آخر میں نرمی سے مہا سے مخاطب ہوئے. مہا اس بات میں سر ہلاتے ان کی تقلید میں کمرے کی جانب آئی. اتنا تو میں آپ کو جانتی ہوں کہ آپ کچھ تو مجھ سے چھپا رہے ہیں رافع. آپ کو جو سمجھنا ہے سمجھ سکتی ہیں. میں آپ کو اب جواب دہ نہیں ہوں. رافع نے ان کی بات کو سرے سے ہی ہوا میں اڑا دیا. مہا نے کمرے میں آتے ساتھ ہی بیگ ایک جانب رکھتے تعصب سے نفی میں سر ہلایا. انجم مسلسل جانچتی نگاہوں سے اس کی جانب دیکھ رہی تھی. کیا ہوا؟ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ کچھ نہیں، بس تمہیں پرکھنا چاہتی تھی مگر باہر سے آتی تمہاری اونچی آواز پہ اندازہ ہوا کہ تمہیں پرکھنا اتنا بھی آسان نہیں ہے. خیر تمہاری ایج کیا ہے؟ وہ سنجیدگی سے بولتے بولتے آخر میں مسکرائی. مہا نے بھی مسکراہٹ کا تبادلہ کیا. 20 سال. اس کی مدھم سی آواز سن انجم نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا. 20 سال اور اتنی پر اعتماد. آئی لائک اٹ. پتہ نہیں کیوں جو مڈل کلاس ہوتے ہیں یا غریب ہوتے ہیں انہیں یہ کہنے میں شرم کیوں آتی ہے کہ وہ کمتر ہے. مجھے انتہائی فضول لگتے ہیں وہ لوگ. بٹ اب تمہیں دیکھ کر اندازہ ہو رہا ہے کہ 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی. ماں نے چونک کر اس کی جانب دیکھا جس کے لہجے میں ستائش تھی. وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہولے سے ہنس دی. ویسے تم خود کو یوں ہی تھان میں لپیٹے رکھتی ہو. یہ تھان ہی میری عزت ہے. اس کی بات پہ وہ خاموش رہ گئی. جواب کیا دیتی؟ تبھی شانے اچکاتے ایک بار پھر کانوں میں ہینڈ فون لگائے بیڈ گراؤنڈ سے پوچھ ٹکا کر بیٹھ گئی. ارے ہاں. اس سے پہلے کہ مہا صوفے پہ بیٹھتی انجم کی آواز پہ وہ دوبارہ وہیں کھڑی ہو گئی. ارے بیٹھ جاؤ. بس ایک بات کرنی تھی کہ جو آج ہوا ہے نا اب روز ہوگا، اسی لیے تیار رہنا اس چیز کے لیے، بس زیادہ کچھ نہیں. وہ سانے اچکاتے لاپرواہی سے بولی تو مہا اسے دیکھ کر رہ گئی.
شاید اب وہ اس ماحول کی عادی ہو چکی تھی، تبھی اسے اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ مگر ایک چیز کا ادراک اسے شدت سے ہوا تھا کہ ایسے ماحول میں بچے بری طرح بگڑ جاتے ہیں، جیسے سامنے بیٹھی لڑکی اور باہر موجود وہ لڑکا۔ اس کی باتیں ذہن میں منڈلاتے ہی نفرت کا احساس ایک نئے سرے سے بیدار ہوا۔ یہاں قدم قدم پہ اس کے کردار کو پرکھا جا رہا تھا، مگر اس نے بھی سوچ لیا تھا کہ اب وہ بھی خاموش نہیں رہے گی۔ تم شراب پی کر آئے ہو؟ حیا ختم ہو گئی ہے کیا تمہارے اندر؟ جو ماں باپ کے سامنے اس حالت میں آئے، مزمل رافع کے جاتے ہی اسے جھڑکنے والے انداز میں بولا تو وہ سر جھٹک گیا۔ اس کی چال میں ابھی بھی لڑکھڑاہٹ واضح تھی۔ میں باہر میں ہر بار آؤں گا اور کسی کی اوقات نہیں کہ مجھے ٹوک سکے۔ کون ہوتا ہے کوئی ارحم داؤد کو بولنے والا؟ وہ زہر خوند لہجے میں بولا۔ مزمل نے عجیب سے انداز میں اس کی جانب دیکھا۔ کرن اس سب سے بے نیاز بے چینی سے اضطراب کے چکر کاٹ رہی تھی۔ ان کے چہرے پہ اضطراب بھانپتے وہ تیزی سے ان کی جانب بڑھا۔ یہ لڑکی مجھے کل کے کل گھر سے باہر چاہیے ممی، ورنہ میں اس گھر کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا۔ کیا اوقات ہے اس کی کہ وہ ارحام کے سامنے زبان چلائے؟ میں زبان گدی سے کھینچ نکالوں گا اس کی۔ نیچ ذات لڑکی، نہ جانے تمہارے باپ کو کیا ہو گیا ہے، میں کچھ بھی سمجھنے سے قاصر ہوں، مگر کوئی تو حل تلاش کرنا پڑے گا۔ میری ایک عزت ہے اس شہر میں، کوئی ٹرسٹ وغیرہ نہیں کھولا ہوا میں نے جو کسی بھی بے سہارا یتیم مسکین لڑکی کو اپنے گھر پہ رکھ لوں۔ 100 لوگوں کا یہاں آنا جانا ہے، وہ لڑکی صرف اس گھر میں ہی ایک مقام حاصل کر سکتی ہے، اور وہ ہے ملازمہ کا۔ وہ وہاں سے شدید منتفر تھی۔ مزمل نے ان کی باتوں پہ بغیر کوئی کان دھرے اپنے قدم کمرے کی جانب بڑھائے۔ وہ دونوں اب یوں ہی منصوبہ سازی کرتے رہیں گے، یہ بات وہ اچھے سے جانتا تھا۔ تم نے اچھا نہیں کیا میرے سامنے زبان کھول کر، اب میں تمہیں اچھے سے سمجھاؤں گا کہ ارحم داؤد کیا چیز ہے۔ وہ شیطانی مسکراہٹ لبوں میں دبائے شفاقیت سے دل ہی دل میں اس سے مخاطب تھا۔ اس وقت وہاں موجود دو وجود بدلے کی آگ میں جل رہے تھے۔ اگلے دن سب ناشتے کی میز پہ موجود تھے، تو وہ بھی کب سے جاگی ہوئی وہیں چلی آئی۔ صبح صبح اسکول جانے کے لیے اٹھنے کی بدولت اسے جلدی اٹھنے کی عادت تھی۔ سونے پہ سہاگا، نئی جگہ ہونے کے بعد وہ زیادہ پرسکون نیند سو بھی نہیں پائی تھی۔ یوں ہی چہل قدمی کرتے گھنٹہ کیسے بیتا اسے پتہ ہی نہیں لگا، اور سب ناشتے کی میز پہ موجود تھے۔ آؤ ماں، ناشتہ کرو ہمارے ساتھ۔ وہ جو کچن کی جانب بڑھ رہی تھی تاکہ ناشتے کا انتظام کر سکے، رافع کی آواز پہ اس کے کچن کی جانب بڑھتے قدم وہیں جم گئے۔ اس نے چونک کر ان کی جانب دیکھا اور ایک طائرانہ نگاہ اطراف میں گھمائی جہاں باقی سب کی نگاہیں بھی اسی پہ جمی تھی۔ نہیں انکل، میں کچن میں خود ہی اپنے لیے کچھ بنا لیتی ہوں، وہ پورے اعتماد لہجے میں گویا ہوئی۔ رافع کی پیشانی پہ جہاں سلوٹیں نمودار ہوئی وہیں کرن غصے سے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ میرے کچن میں قدم رکھنے کی کوشش بھی مت کرنا، کرن غصے سے پھنکاری۔ مزمل اور رافع نے نہ سمجھی سے ان کی جانب دیکھا۔ مزمل تو خاموشی سے پلیٹ پہ جھک گیا، البتہ رافع نے خوشمگی نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ جی بالکل، وہاں کچن میں جانے کی کیا ضرورت ہے جب یہاں ناشتہ موجود ہے، اسی لیے فارمیلٹی نبھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آؤ اور ہمارے ساتھ ناشتہ کرو۔ رافع کا مسکراتا لہجہ کرن کو سلگا کر رکھ گیا۔ انہوں نے تنک کر ماں کی جانب دیکھا جو مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلا رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کرسی کھینچ کر بیٹھتی، کرن نے اشتعال کے عالم میں اسے پیچھے کی جانب دھکیلا۔ وہ بمشکل گرتے گرتے بچی۔ کرن، اپنی حد میں رہیں۔ رافع اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے داڑ اٹھے۔ انہیں کم از کم کرن سے اس حد تک گرنے کی توقع بالکل نہیں تھی۔ حدیں تو آپ پھلانگ رہے ہیں رافع، اس چھٹانگ بھر کی لڑکی کو یوں ہمارے سامنے بٹھا کر کھلائیں گے آپ؟ کیا اوقات رہ جائے گی ہماری، جہاں مالک اور نوکر جیسی اوقات رکھنے والے لوگ ایک ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائیں؟ وہ تمسخرانہ لہجے میں بولتی ماں کو چبھن سے دو چار کر گئی۔ اس کے چہرے پہ ایک تاریک سا سایہ لہرایا۔ ایسے کیسے بول سکتی تھی وہ بھی اپنے گھر میں راج کرتی آئی تھی، خود کما کر خود ہی اپنی خواہشات پوری کرتی رہی تھی، کسی قسم کی روک ٹوک نہیں تھی، تو سامنے کھڑی عورت بار بار اسے نوکر اور غریب لفظ کیوں بولتی تھی؟ ممی پلیز، کیا ہو گیا آپ کو؟ تم اپنی بکواس بند رکھو، میرے معاملات میں بولنے کی ضرورت تمہیں قطعی نہیں ہے، وہ مزمل کو جھاڑ پلانے والے انداز میں بولی تو وہ کھجل سے ہوتے دوبارہ اپنی پلیٹ پہ جھک گیا۔ ماں نے تلخی سے اس کی جانب دیکھا جو اپنی ماں سے کس قدر ڈرتا تھا۔ کلن چلو یہاں سے، ہم دونوں کچھ باہر سے آرڈر۔ آپ کہیں نہیں جائیں گے، جائے گی تو یہ لڑکی، کیونکہ اس کی اس گھر میں کوئی جگہ نہیں ہے، وہ ہانپتے ہوئے غصے سے چلائی۔ رافع ان کے معمول کے لڑائی جھگڑوں پہ اکتاہٹ سے گہرا سانس بھر کر رہ گئے۔ میں نہیں جانتی کہ آپ کا میرے بابا سے کیا رشتہ تھا، کیوں میں اس گھر میں آنے کا سبب بنی، مگر اب میں اس گھر میں آئی ہوں تو آپ کے لیے نہیں بلکہ ان کے کہنے پہ آئی ہوں۔ دوسری بات رہی اس عیش و عشرت کی بات، تو ایسا آرام و سکون مجھے نہیں چاہیے جس میں روز روز کے لڑائی جھگڑے ہو۔ اس سے بہتر وہی سکون ہے جو ایک معمولی سے گھر میں اپنی کچھ پوری آسائشیں اور کچھ ادھوری خواہشوں کے ساتھ ملتا ہے۔
मगर आप इस सुकून को नहीं समझ सकती, क्योंकि आप दौलत की पुजारी हैं। आपके नजदीक सिर्फ अमीरी की मायने रखती है। मिडिल क्लास या फिर गरीब लोग सिर्फ आपके लिए नौकरों की हैसियत रखते हैं। अगर मैं यहाँ मौजूद हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरे माँ बाप ने कभी मेरी आसाइशें या ख्वाहिशात पूरी नहीं की। मेरा कसूर सिर्फ इतना सा है कि मेरे सर पे माँ बाप का साया सलामत नहीं है। मैं यतीम हूँ, मिस्कीन हूँ। वो उनकी आंखों में आंखें गाड़े बेखौफी से धीमे मगर जताने वाले लहजे में बोली। किरण ने जहर खूंद निगाहों से उसकी जानिब देखा। अलबत्ता राफे का सीना फकर से चौड़ा हो गया। उन्हें खुशी हुई थी कि राबिया और हसन ने इसकी तरबियत ऐसी नहीं की थी जो जुल्म के खिलाफ खामोश रहे, बल्कि जुल्म के खिलाफ बोलना वो लड़की बखूबी जानती थी। अरे क्या हुआ, फिर से वही तमाशा? इतनी देर में नग सक्सी तैयार अंजुम को नाश्ते की मेज पर देख किरण के साथ साथ वो भी लबों को भींच गई। आओ बैठो महा, अंजुम ने मुस्कुराते हुए उसे पेशकश की। उसके साथ रात गुजार कर वो खुद को काफी हल्का फुल्का महसूस कर रही थी। एक बहन की कमी तो वो शुरू से ही महसूस करती थी, क्योंकि किरण तो कभी घर पे पाई नहीं जाती थी, और अगर होती भी तो कभी इसके दिल की बातें जानने की कोशिश नहीं करती थी। किरण इसकी बात पे हौले से मुस्कुराते इसके साथ वाली कुर्सी खींच के बैठ गई। राफे ने मुस्कुराते हुए अंजुम के सर पे हाथ रखा तो वो खुलकर मुस्कुरा दी। किरण ने रौनक से आंखें घुमाई। उनकी आंखों में जैसे किसी ने मिर्चें सी भर दी थी। और हम भाई नहीं जागे अब तक? अंजुम मसरूफ से अंदाज में बोली। इसकी बात पे महा ने तो कोई ध्यान ना दिया। अलबत्ता राफे ने भी सवालिया निगाहें किरण की जानिब उठाई। जब तक ये लड़की इस घर में रहेगी वो कैसे बाहर आ सकता है? क्या है ना, इसकी शक्ल देखकर ही उसे कराहियत आती है, उसका जी खराब होने लगता है। मम्मी प्लीज। अंजुम उनकी बात पे नागवारी से उन्हें टोक उठी। किरण ने चेहरा झुकाते बमुश्किल उनके तंज को हलक में उतारा। किरण ने, महा ने, ये तो फिर इनका मसला है आंटी, क्योंकि मैं तो यहाँ से जाने वाली नहीं। बेहतर यही है कि आप किसी अच्छे से डॉक्टर से इनका इलाज करवा लें, दिल नहीं खराब होगा उनका। वो दिलकशी से मुस्कुराते हुए उन्हें बोलती मजीद जलाकर राख कर गई। बाकी तीनों ने चेहरा झुकाते अपनी उभर आने वाली मुस्कुराहट जब्त की, वरना किरण से कोई बैद नहीं था कि उठकर यहाँ से गायब हो जाती। जाओ मुजम्मिल, इसे जगाओ। अंजुम ने इसके साथ ही यूं नहीं जाना था आज। न जाने ये लड़का क्या करता है, समझ से बाहर है। पढ़ रहा है या मुझ पे एहसान कर रहा है। वो देश के आलम में बड़बड़ाए और सच झटक गए। माँ ने एक सरसरी सी निगाह उन पे डालकर हटा ली। चाय की शदीद तलब हो रही थी, मगर किचन में जाते हुए कहीं ना कहीं किरण का खौफ भी लाक हो रहा था कि कहीं कुछ उल्टा सीधा ना बोल दे। तभी जी कड़वा कड़ा करके वहीं बैठ गई। गैर इरादी तौर पे उसकी निगाहें बाईं जानिब बैठे अंजुम की जानिब उठी, जो लैपटॉप पे शायद ही उन्हीं का ही कोई काम करने में महू थी। उसकी निगाहों में कब हसरत चमकी उसे खुद खबर ना हुई। उसकी पढ़ाई भी तो हसन के वफात के बाद खत्म हो गई थी। उसने खुद ही आगे पढ़ने से इनकार कर दिया था, क्योंकि घर के हालात ने इसे इस चीज की इजाजत नहीं दी थी। अब क्या मेरी बेटी की चीजों पे भी अपनी काली नजर लगाओगी? किरण के तंज सीधे इसके दिल पे वार करते थे। इसे कभी भी खुद पे हैरत होती थी कि ना जाने कैसे वो ये सब बर्दाश्त कर रही थी, और किस जब्त के साथ। महा चलो उठो, मुझे अच्छी सी चाय तो पिलवाओ। मैंने राबिया से सुना था कि तुम्हें बहुत अच्छी चाय बनानी आती है। उन्होंने इसे मंजर से हटाना चाहा। माँ ने शुक्र अदा किया, क्योंकि वो वैसे भी चाय पीना चाहती थी। हैरत की बार अब की बार किरण ने भी कोई बखेड़ा खड़ा नहीं किया, तो वो खामोशी से किचन की जानिब चली आई। इसका दिल यहाँ मौजूद हर चीज से उचाट हो रहा था। अलबत्ता राफे की पुरसोच निगाहें इसकी पुश्त पे जमी थी, जैसे वो कुछ सोच रहे हो। उनका जहन तेजी से कोई ताने बाने बांधने में महू था। मम्मी जल्दी से नाश्ता लगवा दे, पहले ही बहुत देर हो गई है। मुझे आप में से किसी ने भी उठाना गवारा ना किया। वो गुस्से का बेतहाशा तेज था। ये बात घर का एक एक फर्द जानता था, यहाँ तक कि किरण भी इसके आगे हार मान जाया करती थी। भाई, आप शायद पहले भी खुद ही जागते हैं, कोई आपको उठाने नहीं आता आपके कमरे में। खुद सारी रात नशे में डूबे रहो और सुबह उठकर सब पे चिल्लाना शुरू कर दो, ये अच्छा तरीका है? अंजुम तर्ज करने वाले अंदाज में बोली तो किरण ने इसे एक जबरदस्त घूरी से नवाजा। अंजुम सर झटक कर रह गई। वो एक ख्वार निगाह इस पे डालते सीधा किचन की जानिब चला आया, ताकि मुलाजमा को नाश्ता लगवाने का कह सके। रात को भी खाना ना खाने की बदौलत अब भूख से इसकी जान निकल रही थी। मगर किचन में भी मुलाजमा की बजाय सामने खड़ी इस लड़की को देख इसके तेवर बहुत बुरी तरह बिगड़े। वो तन फन करते इसके सर पे पहुंचा, जो बेध्यानी में चाय बनाने में महू थी। लगता है घर वालों ने नई मुलाजमा रख ली है, वो दिल जलाने वाले अंदाज लहजे में बोला। अपने इंतहाई नजदीक से उभरने वाली मर्दाना आवाज पे उसकी हरकत करते हाथ एक लम्हे को थमे। अगले ही लम्हे उसने एक सरसरी सी निगाह उस पे डाली। जरा पीछे होकर बात करें। उसका लहजा इंतहाई सख्त था। अरहाम ने जहर खूंदी निगाहों से उसकी जानिब देखा और वहीं जमा रहा। वो इस लड़की के जब्त को आजमाना चाहता था। क्यों? क्या मुझे देखकर ईमान डगमगाता है?
वो खपासत भरे लहजे में बोला। महा ने आंखें मीच कर खोली और तमस्कुराना अंदाज में उसकी जानिब देखा। नहीं, घिन आती है आपको देखकर। वो सादा से लहजे में बोलती उसके तन बदन में आग लगा गई। अगले ही लम्हे आराम ने इश्तिहाल के आलम में उसके दोनों बाजुओं को अपनी आईनी गिरफ्त में लेते दबाया तो तकलीफ के एहसास से उसके लबों से एक मद्दुम सी करार निकली। उसने दांत पे दांत जमाते सुर्ख आंखों इसकी जानिब उठाई और अगले ही लम्हे से खुद से दूर झटका। अगर आइंदा अपने इन नापाक हाथों से मुझे छूने की जुर्रत की ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं तुम्हारी जान ले लूंगी, जाहिल इंसान। वो सीधा आपसे तुम पर आई। उसके नजदीक वो उसी लायक था। उसकी आंखों में पुनः तनबी उसे खुलकर हंसने पर मजबूर कर गई। जानती हो तुम्हारी औकात उस चूटी जैसी है जिसे मैं मसलने में एक सेकंड ना लगाऊं। ऐसे मसलूंगा ना तुम्हें कि सारी उम्र मेरे अक्स को अपने जहन से निकाल ना पाओगी। वो लहू रंग निगाहों से उसे घूरते हुए फनकारा। महा को एकदम फिजा बोझल होती महसूस हुई। एक लम्हे के लिए आंखों में खौफ भी लहराया, मगर क्योंकि सामने खड़ा शख्स जब हराम मशरूब पी सकता था तो फिर वो गायब दिमागी में कुछ भी कर सकता था। बस ऐसे ही डरती रहा करो। मुझसे खौफ खाती लड़कियां मुझे बहुत भाती है। वो उसकी आंखों में पिन्हा खौफ देख जिद करने वाले अंदाज में बोला। महा के दिल में इसकी नफरत का एहसास मजीद बढ़ गया। वो खुद को मजबूत करते 2 कदम का फासला मिटाते उसके नजदीक हुई और दोनों हाथ सीने पर बांधे। अब की बात हैरान होने की बारी अरहाम की थी। मगर वही एक चूटी, आप जिसे जानवर को हराना भी बखूबी जानती है। लगता है हाथी और चूटी वाली कहानी नहीं पढ़ी आपने। वो भौएं उचकाते हुए मजे से बोली। इसका लहजा मजाक उड़ाता था। अरहाम ने मुट्ठी इतनी जोर से भींची कि हाथ की रगें भी उभर कर नुमायां होना शुरू हो गई। माँ के लबों पे एक काटदार मुस्कुराहट बिखर गई। उसने एक निगाह उसकी लहू रंग होती आंखों में गाड़ी और चाय की ट्रे उठाते लंबे लंबे डुग भरते वहां से बाहर की जानिब बढ़ गई। उसकी पुश को देख अरहाम ने गुस्से से हाथ स्लेब पे मारा। ये 2 टिके की लड़की अरहाम दाऊद को इतना सुनाकर चली गई। मुझे मात देगी ये। तुम्हें तो मैं ऐसी मात दूंगा महा बीबी कि तुम्हारी आने वाली 7 नस्लें भी याद रखेंगी। उसकी आंखों में बाकायदा वहशत नाच रही थी। बदले की आग में पूरा वजूद झुलस रहा था। वो तेज कदमों से किचन से बाहर निकल आया। अंकल चाय। उसने चाय शीशे की मेज पर रखते हुए कहा तो उन्होंने कप थाम कर लबों से लगा लिया। एक कप अंजुम से लिया और दूसरा उसने मुजम्मिल की जानिब बढ़ाया और अपना कप लेते राफे के दाएं जानिब बैठ गई। वाह भाई, इसे चाय कहते हैं जो मेरी बेटी ने बनाई है। मजा आ गया। अंजुम, तुम भी माँ से कुछ कुछ बनाना सीख लो, बेटी के हाथ में बहुत जायका है। वो माँ को दाद देते हुए बोला तो वो चाय पीते नरमी से मुस्कुरा दी। अंजुम ने चौंक कर उनकी जानिब देखा। वैसे डैड, आई वॉज ऑल्सो थिंकिंग द सेम। अब ससुराल वालों का दिल भी खाने से ही जीतना पड़ेगा ना। वो बाईं आंख दबाते मजे से बोली। वो दोनों इसकी बात पे खिलखिलाकर हंस दिए। क्योंकि वहां नौकर चौकर होंगे तो जहां हम तुम्हें भेजेंगे। ये सब काम करने की कोई जरूरत नहीं है, स्किन खराब हो जाएगी। ओ प्लीज मम्मी, वहां भी एक कठपुतलियां ना हो कम से कम। घुलने मिलने वाला घर चाहिए मुझे। ठीक ही तो कहती है महा। इस बड़े घर से अच्छे वो मिडिल लोग क्लास लोग होते हैं जो रहते तो मामूली से घरों में हैं, मगर दिल उनके निहायत कुशादा होते हैं। मुख्तसर सी बात यह है कि इंसान जितना अमीर होगा उसका दिल उतना ही गरीब होगा। वो चाय की चुस्की भरते नागवारी से बोली। किरण के माथे की शिकने सजाएं उसकी जानिब देखा जो एक ही दिन में इस लड़के की जबान बोलने लगी थी। राफे ने कुछ सोचकर अपना रुख माँ की जानिब किया। किरण इन सबको देख आराम को देखने की खातिर अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। बेटा, अब तुम्हारा क्या ख्याल है? आगे पढ़ना है या नहीं? मतलब वहां क्या पढ़ रही थी? राफे की बात पे महा ने बेदिली से नफी में सर हिला दिया। अंजुम और मुजम्मिल की हंसी भी उन्हीं की निगाहें भी उन्हीं की जानिब थी। नहीं अंकल, वहां तो पढ़ाई छोड़ दी थी। पापा की वफात के बाद हालात ही कुछ ऐसे हो गए थे, इसीलिए मैंने मामा के बोझ बनना ठीक नहीं समझा और पढ़ाई छोड़ स्कूल में जॉब शुरू कर दी थी। उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। लहजे में जरा सा भी रिग्रेट नहीं था। अंजुम ने अफसुर्दगी से उसकी जानिब देखा। तो कुछ नहीं होता। अब यहाँ तो ऐसा वैसा कोई सीन नहीं है। तुम अपनी पढ़ाई दोबारा शुरू कर सकती हो। कहाँ रोकी थी तुमने पढ़ाई? मैंने 2nd ईयर तक ही पढ़ा था। उसके बाद यूनिवर्सिटी नहीं गई और ना ही कॉलेज वगैरह। उसने झिझकते हुए उसे बताया। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वो अभी इसका मजाक उड़ाएगी। डैडी, क्यों ना हम माँ का दाखिला अंजुम और अरहम की यूनिवर्सिटी में ही करवा दें? 4 साल ना सही, 2 साल की डिग्री तो माँ ले ही सकती है। कम से कम ग्रेजुएशन तो किया हुआ हो। आप तो वहाँ के एचओडी से भी बात कर सकते हैं। बहुत अच्छे मिरासिम है आपके उनके साथ। उनको भी मुजम्मिल का आइडिया पसंद आया। तभी कुछ सोचते हुंकारा भरते अजबात में सर हिला गए। फिर ऐसा करो, तुम तैयार रहो, हम अभी जाते हैं वहाँ। ये काम जितना जल्दी हो जाए उतना ही बेहतर है। वक्त का जिया करना वैसे भी मुनासिब नहीं है। वो कुछ सोचकर बोले। मुजम्मिल ने संजीदगी से अजबात में सर हिलाया। अंजुम तो उनकी बात पे खुलकर मुस्कुरा दी। वाह, मतलब तुम और मैं सेम यूनि में।
لیکن अंकल इस सब की जरूरत नहीं है, वैसे भी मेरा दिल अब पढ़ाई में नहीं लगेगा, काफी वक्त हो गया ना, तो दिमाग इतना तेजी से नहीं चलता। आप ऐसे ही मुझ पे पैसे। ऐसे कैसे? बहुत सोच समझ कर ये फैसला किया है मैंने। एक लड़की को भी पढ़ने का इतना ही हक होता है जितना एक लड़के को। अब जब दाखिला हो जाएगा तो आप तीनों एक साथ जाया करना। चलो उठो, अगर चेंज वगैरह करना है कर लो, फिर आप भी हमारे साथ ही चलोगी। वो उसका सर थपथपाते अपनी जगह से उठ खड़े हुए। महा ने ममनून निगाहों से उनकी जानिब देखा और अंजुम उसे लेते सीधा कमरे में आ गई। डाइनिंग पे बैठे अरहाम और किरण ने तनफुर भरी निगाहों से उसका मुस्कुराता चेहरा देखा, जो अंजुम की किसी बात पे मुस्कुराते अपने कमरे की जानिब बढ़ रही थी। मम्मी, ये इस घर में अपने कदम निहायत मजबूत कर रही है, ये शायद मुझे अभी जानती नहीं है। अरहाम दाऊ से नावाकिफ है ये लड़की। मैं बदले की आग में किसी की जान भी लेने से भी गुरेज नहीं करता। वो अपनी गर्दन सहलाते अजीब से लहजे में बोलते एक लम्हे को किरण को भी ठिठका गया। उन्होंने ना समझी से उसकी जानिब देखा, जिसकी आंखों में जैसे खून उतर आया था। वो अपनी शेयों सहलाते अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। किरण ने तफक्कुर से उसकी पूछ को तका। अपने बेटे को समझा लीजिएगा कि अगर वहां पे कोई आंच आई तो मैं उसकी जान निकालने में एक लम्हा नहीं लगाऊंगा। वो मुझे मेरे बच्चों से भी बढ़कर अजीज है। अपनी कोताहियों का जाले की सूरत में मिली है वो मुझे, वो ऐसे नहीं जाने दे सकता मैं उसे। वो शहादत की उंगली उठाते एक एक लफ्ज चबा चबा कर बोले और लंबे लंबे डूब भरते अपने कमरे की जानिब बढ़ गए। बच्चों से भी अजीज, माई फुट। कभी अपने बच्चों के साथ इतनी मोहब्बत से पेश नहीं आए होंगे जितना उसके साथ करते हैं। वो बिगड़े तनफ्फुस समेत दाढ़ी। मुजम्मिल ने अफसोस से उनकी जानिब देखा और अपनी पेशानी मसल कर रह गया। ना जाने यहाँ बसते सब लोग किस तरह के मुसाफिर बने हुए थे। उसकी समझ से बाला तर था कि एक लड़की से इस कदर नफरत है इन्हें, वो भी इनकी अपनी बेटी जितनी ही थी। इसे अपनी माँ की ज़हनियत पर हकीकतन अफसोस हुआ था, मगर उनके आगे बोलने की हिम्मत कम अज कम उसमें तो बिल्कुल नहीं थी। क्या हो गया है? क्यों शोर मचाया हुआ है? वो जो कमरे में लिबास तब्दील करने गए थे, बाहर से आते गैर मुतवक्का शोर शराबे की आवाज सुनकर उसकी जानिब चले आए, जो न जाने क्यों किसका गुस्सा उन सब पे निकाल रहा था। शायद वो वहां के यूनि जाने की बात सुन चुका था और यही बात उसे सुलगा कर रख गई थी कि वो दोनों एक ही यूनि में पढ़ेंगे। वो लड़की जाएगी पढ़ने, वो भी मेरी यूनि? इम्पॉसिबल डैड, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगा। इसीलिए बेहतर है कि आप अपनी सोचों को लगाम दे और यही कोई करीबी यूनि या कॉलेज डालकर इसे वहीं किसी हॉस्टल में रहाइश दिलवा दे। वो बावर करवाने वाले अंदाज में बोला। तुमसे किसी ने तुम्हारी राय नहीं पूछी अरहाम, इसीलिए बेहतर है कि यूं जाओ। आज मैं अंजुम और महा को वहां ले आऊंगा। वैसे भी इस घर में जब रह नहीं सकते, मतलब टिक नहीं सकते, तो इस घर के मामलात में दखल अंदाजी करने की भी कोई जरूरत नहीं है। वो दुरुस्त लहजे में उसे आगाह करते अंजुम और महा को अपने बाजुओं की सार में लेते बाहर की जानिब बढ़ गए। वो खूंखार तेवरों समेत उनसे पहले अपनी हैवी बाइक लेते वहां से निकलता चला गया। उन सब ने नागवारी से इसकी हरकत का मुलायजा किया, जो सिर्फ अपनी करना जानता था। महा का चेहरा अभी भी हित्तक के एहसास से सुर्ख पड़ रहा था। यूनी के बाहर गाड़ी रुकते ही अंजुम तो उसे लेते सीधा अंदर की जानिब बढ़ गई। डैडी, आप अपना काम करें, मैं महा को अपनी दोस्तों से मिलवाती हूँ। वो मुस्कुराते लहजे में बोलते अंदर की जानिब बढ़ गई। वहां मौजूद लड़के लड़कियों को एक साथ देख एक सेकंड के लिए वो घबराई, मगर फिर अंजुम का साथ होने का यकीन करते ही वो गहरा सांस भरकर रह गई। परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, ये मेरी दोस्तें बहुत अच्छी हैं। और रही बात यहाँ पढ़ने की, पढ़ते लड़कों की, तो भाई तो तुम्हारा पाला पढ़ ही चुका है। जैसे वो है ना, कुछ कुछ लड़के उन जैसे होंगे, बाकी बहुत शरीफ होते हैं। ये सब मैं तुम्हें इसलिए बता रही हूँ ताकि जैसे तुम भाई के सामने कमजोर नहीं पड़ती, वैसे ही तुम किसी दूसरे लड़के के सामने भी कमजोर मत पड़ना। वो इसका साथ हम कदम इसे आने वाले हालात और वक्तों से आगाह कर रही थी। माँ ने मुस्कुराती और तशक्कुराना निगाहों से उसकी जानिब देखा, जो अपने भाई से किस कदर मुख्तलिफ थी। बिल्कुल राफे अंकल जैसी। इसे इस घर में ज्यादा राफे और अंजुम ही अच्छे लगे थे। मुजम्मिल ज्यादा इसे मुखातिब नहीं होता था, मगर जब भी होता था तो अच्छे से ही पेश आता था। मगर किरण और अरहाम तो इसे जलील करने का कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देते थे। अरे ये कौन है? ये मेरी कजिन सिस्टर है। अंजुम ने मुस्कुरा कर उसका तारुफ करवाया तो महा ने नम निगाहों से उसकी जानिब देखा। इसकी सब दोस्तें इससे खूब अच्छे से मिली थी। अरे ये कितनी क्यूट है, माशाअल्लाह। उसके एक दोस्त उसके दोनों गालों को खींचते मोहब्बत से बोली, तो वो झिझक कर चेहरा झुका गई। गाल खफ्त के एहसास से सुर्ख पड़ गए। माहा, ये मेरी सबसे अच्छी दोस्त, बेहतरीन दोस्त, बहन भी कह सकती हो। ये वो है, इसका नाम रायका है। और रायका, इसका तारुफ तो मैं तुमसे करवा ही चुकी हूँ। वो रायका की गर्दन में बाजू माइल करते मोहब्बत से बोली। माहा ने दिलकशी से मुस्कुराते उसे हेलो कहा। अल्लाह आप दोनों की दोस्ती यूं ही सलामत रखे। रायका ने इसकी बात पे मुस्कुराते हुए अंजुम की जानिब देखा और दिल से आमीन कहा था। कल क्यों नहीं आई थी तुम? वैसे भी कल मैंने पूरा
दिन भाई के साथ बिताया। इतने अरसे बाद तो तीनों भाई मेरे साथ इकट्ठे हुए थे, इतना मजा आया। अभी भी हो सकता है जल्दी चली जाऊं, क्योंकि मोइस भाई ने बाहर शॉपिंग करवाने का वादा किया है मुझे। वो जो पूरी दिल जमी से उसकी बात सुन रही थी, उसकी आंखों में चमक सी नमूदार हुई। उसने चमकती निगाहों से रायका की जानिब देखा, जो उसे कल पूरे दिन की रौदास सुना रही थी, और महांगी की निगाहें तो उसकी आंखों से फुर्ती रोशनी पे ही जमकर रह गई। उसने ना समझी से अंजुम की जानिब देखा। सब भाई मतलब कि मुइज भाई, अली भाई और जावी भाई तीनों एक साथ थे। उसकी बात पे अंजुम के चेहरे पे कई रंग आकर बिखर गए। महा के चौंक कर इसकी जानिब देखा। उसका दिल इसे कुछ कह रहा था, मगर वो इस सब को मानना नहीं चाह रही थी। उनकी पोस्टिंग तो मल्तान नहीं हो गई थी। उसने अपने लहजे को सरसरी सा बनाया। इसका इशारा किसकी जानिब तो महा तो ना समझ सकी, अलबत्ता रायका जरूर समझ गई। जावी भाई की, हाँ वहां हो तो गई थी, मगर वो 2 दिन पहले ही वापस लौट आए, वापिस बहरिया टाउन। आई स्वेयर वो मजीद हसीन हो गए हैं। इसके लहजे में अपने भाइयों के लिए मोहब्बत ही मोहब्बत थी। माहा को अंदाजा हुआ कि वो अपने भाइयों की इकलौती और लाडली बहन थी। मान रायका की निगाह इसकी जानिब उठी, जो उंगलियां चटकाते उन्हीं की जानिब देख रही थी। लो देखो हमारी हरकतें। माहा को तो इस बारे में मालूम ही नहीं होगा ना, और मैं अपने घर की किस्से कहानियां लेकर बैठ गई हूँ। चलो मैं आपको भी बता देती हूँ। दरअसल मोइज अली और जावियार मेरे भाई हैं। जावियार भाई सबसे बड़े हैं, और सबसे मजे की बात, वो हट्टे कट्टे पुलिस ऑफिसर है। और मोइज भाई उनसे छोटे, बाबा के साथ बिजनेस संभालते। और अली भाई वो तो अभी पढ़े रहे हैं, और सबसे छोटी मैं। वो डोरी के नीचे हाथ रखते आंखें पुटपुटाते हुए बोली। इसके लहजे में बचगानापन महसूस करके वो खिलकर हंस दी। रायका ने चमकती निगाहों से उसकी जानिब देखा। अलबत्ता अंजुम अंजुम के जहन में तो बस एक ही नाम गूंज रहा था, जावियार। उसने लबों पे उभरने वाली मुस्कुराहट को वहीं रोक दिया। उसका नाम सुनकर ही वो पागल होने लगती थी, तो जब उससे सामना होगा तो ना जाने उसके दिल की क्या हालत होगी। वो मैं सोच कर रह गई। उसके चेहरे पे बिखरे रंगों ने महा को बहुत कुछ सोचने पे मजबूर कर दिया। शायद वो उसके भाइयों में से किसी को पसंद करती थी, मगर किसको, इस मुतालिक वो आज रात इससे बात करने का इरादा रखती थी। मान फोन बजने की आवाज पे रायका ने तेजी से फोन कान पे लगाया और एक जानिब हो। बाहर भाई आ गए हैं, मैं तो चली। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा महा। वो इससे मुसाफा करते हुए नरमी से बोली, और अंजुम के सीने से लगी। मैं भी बाहर ही चलती हूँ तुम्हें छोड़ने, वो धीमे लहजे में बोली, और चोर निगाहों से उसकी जानिब देखा, जिसने लापरवाही से शाने उचका दिए। राफे के करीब आने पे महा तो उनकी जानिब मुतवज्जो हो गई। अलबत्ता अंजुम उसे छोड़ने की खातिर बाहर की जानिब बढ़ गई। यूनी का खारजी दरवाजा उबूर करते ही इसने रायका के साथ ही मुतलाशी निगाहें घुमाई, मगर वो कहीं भी दिखाई ना दिया। आज तक तो वो उसे बस तस्वीरों में ही देखती आई थी। आज पहली बार असल में देखने का इत्तेफाक होना था। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, जैसे अभी पिछलियां तोड़कर बाहर आ जाएगा। अरे वो रहे मोइज भाई। मोइज भाई। उसकी बात को उसने सरगोशी की कैफियत में जेरे लब दोहराया, और संजीदगी से सामने देखा, जहां वो सियाह पैंट कोट में मलबूस, आंखों में सियाही गोगल्स लगाए उसी की जानिब हाथ हिला रहा था। रायका ने तो देखते ही देखते इसकी हजारों बलाएं ले डाली। इसके बरक्स अंजुम दिल महसूस कर रह गई। अरे अंजुम क्या हुआ, यहाँ क्यों खड़ी हो? माँ की आवाज से इसका सोचों का इर्तिकाज टूटा। उसने चौंक कर रायका की जानिब देखा, जो मुइज को लिए इसके पास ही आ खड़ी हुई थी। मुइज भाई, इससे तो आप मिल चुके हैं ना, इनसे मिलिए, ये महा है, अंजुम की कजिन सिस्टर। रायका ने मुस्कुराते हुए महा का तारुफ करवाया, तो वो इस अचानक हुई इफ्तार पे घबरा गई। मुइज ने मुस्कुराकर उसकी घबराहट का मुलायजा किया, और हौले से इस में सर हिला दिया। राफे और मुजम्मिल से मिलते वो रायका को लेते, एक सरसरी सी निगाह बाकी सब पे डालते गाड़ी की जानिब बढ़ गया। चले अंजुम हम भी? मैं कुछ खाऊंगी पहले, बहुत भूख लग रही है। आ जाओ तुम भी। रायका तो वैसे भी चली गई है। उसका दिल जैसे जावियार के ना आने पे बुझ सा गया। तभी बमुश्किल मुस्कुराते हुए बोली। महा ने उसकी हालत के पेश नजर इस में सर हिला दिया, और उसके साथ कदम अंदर की जानिब बढ़ाए। मुजम्मिल और राफे तो वापसी की जानिब रवाना हो गए थे। क्या हुआ, मूड क्यों ऑफ हो गया है तुम्हारा? उसने कुर्सी खींच कर बैठते इस्तफसार किया। वैसे भी इसकी खामोशी काफी देर से वो महसूस कर रही थी। नहीं कुछ भी तो नहीं, बस ऐसे ही, शायद थकावट। थकावट तो हो नहीं सकती, क्योंकि अभी तो कुछ देर पहले यूं आई हो तुम मेरे साथ ही। कोई और बात है, राइट? माहा किसी भी तरह उसके मुंह से उगलवाना चाहती थी। अंजुम ने धीमे से नफी में सर हिलाया, और बेचैनी से अपनी मुट्ठी बंद करके खोली। वो मुसलसल यही अमल दोहरा रही थी। पहले तो महा बर्दाश्त करती रही, मगर जब्त टूटते ही उसने अंजुम का हाथ थामते उसकी आंखों में देखा। देखो अंजुम, मैं बात घुमा फिरा कर करने की आदी नहीं हूँ। मैं सीधे बात करना जानती हूँ। मुझे कुछ कुछ समझ आ रहा है कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। उसकी संजीदा आवाज पे अंजुम का ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे रह गया। उसने बेचैनी की कैफियत में अपना निचला लब दांतों में दबा लिया, यहाँ तक कि उसमें से खून रस आया। अब वो उम्मीद तलब निगाहों से उसकी जानिब देख रही थी।
क्या तुम रायका के भाई को पसंद करती हो? वो जो इस इंकशाफ को खुद से भी छुपाती आ रही थी, उसके अचानक भाप जाने पे भौंचका रह गई। उसने हलक तर करते खौफजदा निगाहें उसकी जानिब उठाई। समझ ना आई कि उसे क्या जवाब दे। नहीं तो। झूठ मत बोलो अंजुम, तुम्हारी आंखें सब बोल देती हैं और तुम मुझ पे यकीन कर सकती हो। मैं तुम्हारा यकीन कभी नहीं तोड़ूंगी। शेयर करने से दिल भी हल्का हो जाएगा। वो इसका हाथ थपथपाते मुस्कुराते लहजे में बोली। अंजुम ने ढह जाने वाले अंदाज में थक हार कर कुर्सी से पुश्त टिकाई और आंखों में बेचैनी लिए उसकी जानिब देखा, जो सवालिया निगाहें उसी पर मरकूज किए बैठी थी। उसने यूं इस बात में सर हिलाया जैसे इसकी चोरी पकड़ी गई हो। माँ उसके मान जाने पे समझने वाले अंदाज में सर हिला गई। इसका तुक्का किस कदर दुरुस्त साबित हुआ था। किसे करती हो? मेरा मतलब है 3 भाई है ना? उसने गड़बड़ाते हुए वजाहत पेश की। अंजुम ने अपने चेहरे पे झूलने वाली आवारा लटों को कान के पीछे उड़सते चेहरा झुका लिया। वो जाविया नाम है जिनका। उसने धीमे से एतराफ किया। महा ने चौंक कर उसकी जानिब देखा। वो मेरे ख्याल में सबसे बड़े हैं, राइट? तो जैसे बाहर जो भाई मौजूद थे उनकी एज भी बड़ी लग रही थी, तो सबसे कितने बड़े होंगे और तुम्हारी उम्र? वो पुरसोच निगाहों से उसे देखते हुए बोली, जैसे हिसाब लगाना चाहती हो। अंजुम ने बेचैनी से पहलू बदला। मम, मैंने आज तक असल में नहीं देखा, बस तस्वीरों की हद तक, क्योंकि वो यहाँ होते ही नहीं थे। जिस शोबे से वो ताल्लुक रखते हैं उनकी पोस्टिंग यहाँ से वहां होती रहती है। अभी कुछ दिन पहले ही वो लौटे हैं वापस। उसकी बात ने महा को साकित कर दिया। क्या मतलब? किसी की तस्वीर से भी मोहब्बत होती है किसी को? मतलब अभी तक वो दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल ही अजनबी थे और वो उसे दिल दे चुकी। मतलब एक तरफा मोहब्बत। वो तशवीश से अपनी पेशानी मसल कर रह गई। अब ये मोहब्बत क्या रंग लाने वाली थी? तो तुमने किसी से शेयर क्यों नहीं किया अब तक? माँ अपने हाथों की उंगलियों में उंगलियां उलझाए हुए बोली। तुमने हमारे घर के हालात देखे ही हैं। यहाँ बस रोज के लड़ाई झगड़े वगैरह ही है। चीखना चिल्लाना ये सब आम है। मम्मी घर टिकती नहीं अपने काम की बदौलत। मेरे पास 5 मिनट भी नहीं बैठती। राहिम भाई तो वैसे ही बात करना पसंद नहीं करते अपने मकसद के अलावा। और मुजम्मल भाई, वो अपने ही खोल में बंद रहते हैं। डैडी से इस किस्म की बातें नहीं की जाती। इसीलिए शुरू से ही मुझे अल्लाह से शिकवा था कि मेरी भी एक बहन होती। और देखो अल्लाह ने तुम्हारी सूरत में मुझे दे दी। इसीलिए तो तुमसे शेयर कर रही हूँ। वो इसका हाथ थामते मुस्कुराते लहजे में बोली। माँ भी इसकी बात पे हौले से मुस्कुरा दी। चेहरे पे थकावट साफ वाज़ेह थी। तुम परेशान मत हो। जो तुम्हारे हक में बेहतर हुआ ना, होना तो वही है। मैं वादा करती हूँ ये राज हमेशा राज ही रहेगा। और हाँ, मैं कभी हो सका तो कोशिश करूंगी कि अंकल से इस मुतालिक बात कर सकूं, शायद कोई हल निकल आए। वो इसका गाल थपथपाते हुए मोहब्बत से बोली। तो अंजुम ने तशक्कुर से उसकी जानिब देखा। लबों पे एक मीठी सी मुस्कुराहट बिखर गई थी। महा ने ताज्जुब से उसके गुलाबी पड़ते गालों को देखा जो इतनी बात पे महक उठी थी। ना जाने अगर रिश्ता होता तो इसकी क्या हालत होती। ये सोच आते ही वो दिल ही दिल में मुस्कुराते सर झटक गई। क्या बात है आराम, कुछ परेशान दिख रहे हो? अपने नजदीक से उभरने वाली नुस्वानी आवाज पे उसने चौंक कर सामने देखा, जहां नेहा सामने ही रखी कुर्सी पे जगह संभाल रही थी। उसके चेहरे पे नागवारी का तासुर फैला, मगर अगले ही लम्हे सामने निगाह पड़ते ही उसके लबों पे तमस्कुराना मुस्कुराहट बिखर गई। उसने सिगरेट का गहरा कश भरते उसकी आंखों में देखा और उसका हाथ थाम लिया। यूं नहीं कि ना जाने कितनी लड़कियां उसकी जानिब पेश कदमी कर चुकी थी, सिर्फ उसकी खूबसूरती से मरूब होकर। तभी तो उसे अपनी इस खूबसूरती पे बहुत नाज था। तुम्हारी याद सता रही थी, वो उसका हाथ थामते गंभीर लहजे में बोला। नेहा ने उसकी बात पे एक अदा से बाल झटके। इसी दौरान सामने ही मेज पे बैठी महा की निगाह उसकी जानिब उठ चुकी थी। उसने आंखों में बेपनाह नफरत लिए उसकी जानिब देखा जो उस लड़की का हाथ थामे बैठा था। अरहाम ने बाकायदा शुक्र अदा किया कि अरसलान और वकार नहीं आए थे, वरना वो इस लड़की को कैसे इनसे मुतारिफ करवाता। वो तो इसे जलील करके रख देते कि घर के मुलाजमा और मालिक दोनों एक ही जामे में पड़े रहे हुए। वहां क्या देख रहे हो अरहाम? वो इसकी आंखों के आगे चुटकी बजाते ना समझी से बोली और चौंक कर पीछे मुड़कर देखा, मगर सामने ही कुर्सी पे सिया दुपट्टे में लिपटी लड़की को देख उसकी आंखों में जैसे किसी ने मिर्चें सी भर दी। मगर हैरत का झटका तो इसे इस वक्त लगा जब साथ बैठी अंजुम के देखा। पूरी यूं ही जानती थी कि अंजुम अरहाम की बहन है, तो वो लड़की अंजुम के साथ क्या कर रही थी? ये कौन है अरहाम, और ये अंजुम के साथ क्या कर रही है? आओ तुम्हें इसे मिलवाता हूँ। वो कुछ सोचकर अपनी जगह से उठा और सिगरेट बूट तले मसलते इसके हाथ थामते इनकी मेज के नजदीक पहुंचा तो नेहा ने नागवारी से उसकी जानिब देखा। महा निगाहों का जाविया बदल गई और अपना यूं नजरअंदाज किया जाना आराम को एक आंख न भाया। जहां सारी लड़कियां उसकी एक निगाह उल्फत को तरसती थी, वहीं ये लड़की उसे बार बार नजरअंदाज करके जलील कर रही थी। और यही चीज आराम के वजूद में जल रही आग को मजीद भड़का रही थी।
अंजुम ने चौंक कर आराम की जानिब देखा और सवालिया अंदाज में भौं उचकाई। वो दरअसल नेहा जानना चाह रही थी कि ये लड़की कौन है और तुम्हारे साथ क्या कर रही है। उसने मासूमियत से आंखें पुटपुटाई। अंजुम को कुछ गलत होने का एहसास शिद्दत से हुआ, क्योंकि इससे किसी अच्छे काम की तवक्को तो वो बिल्कुल नहीं कर सकती थी। इससे पहले कि वो इसे टोकती, अरहाम की बात सुन वो गुस्से से घूर कर ही रह गई। नेहा, इससे मिलो, ये हमारे घर की नई मुलाजमा है। वो क्या है ना, यतीम वो मिस्कीन है, तो डैडी ने इसकी कफालत का जिम्मा उठाया है, इसीलिए अब से ये यही पढ़ेगी। घर के कुछ काम करने के बदले डैडी ने इसे पढ़ाने का सोचा है। इसकी बात पे जहां माँ के चेहरे पे तारीकी लहराई, वहां अंजुम ने तेज के आलम में मेज पे हाथ मारा। माँ ने घबरा कर उसकी जानिब देखा, क्योंकि आसपास के स्टूडेंट्स उन्हीं की जानिब मुतवज्जह हो रहे थे। आई एम सॉरी टू से भाई, मगर इस वक्त आपकी सोच किसी नीच इंसान जैसी लग रही है। और लेट मी क्लियर यू वन थिंग मिस नेहा, कि ये मेरी कजिन सिस्टर है, ना कि कोई मुलाजमा। दरअसल मेरे भाई को ये बर्दाश्त नहीं है कि कोई इनके मुकाबिल आए। वह अरहाम की आंखों में देखते हुए तुर्श लहजे में बोली, और इसे हकीकत से रोशनास कराते महा का हाथ थमते सर झटक कर वहां से निकलती चली गई। अरहाम इसकी बात को याद करते मुठ्ठियां भींच कर रह गया। ये तुम्हारी बहन ही थी ना? वो क्या है ना, तुम्हें इतना गंदा लफ्ज बोलकर वो अपनी कजिन सिस्टर का साथ दे रही थी। उसके जाते ही नेहा मजाक उड़ाने वाले अंदाज में बोली। अरहाम ने लहू रंग निगाहों से उसकी जानिब देखा और एक झटके से उसे पीछे की जानिब धकेला। नेहा बुरी तरह कमर के बल जमीन बोस हुई। उसके लबों से एक कराह सी निकली। इतने लोगों की मौजूदगी में अपनी इस कदर बेइज्जती पे जब्त के घूंट पीकर रह गई। आइंदा मेरे साथ बकवास करने से पहले 100 बार सोच लेना। और अब शक्ल गुम करो यहाँ से अपनी। औकात तुम्हारी भी जमीन पे गिरी हुई किसी चीज से कम नहीं। वो अंजुम का सारा गुस्सा उसके सर पे उंडेलते बिफरे शेर की तरह गुर्राया। नेहा ने बौखलाकर उसकी जानिब देखा, जो अब कुर्सी को एक लात मारते लंबे लंबे डुग भरते बाहर की जानिब बढ़ गया। गुस्से से उसका बुरा हाल था। अब कल की आई लड़की की बदौलत उसकी बहन ने इतने लोगों की मौजूदगी में उसे जलील करके रख दिया था। उसकी पेशानी की रगें उभर कर नुमायां हो रही थी। उसका बस नहीं चल रहा था कि महा हसन को जिंदा दफन कर दे। इसे यहाँ आए पूरा हफ्ता हो चुका था। इस दौरान इसकी मुलाकात किरण से ना होने के बराबर ही रही, क्योंकि किसी फंक्शन डीलिंग के बदौलत इसे कराची जाना पड़ा। महा ने तो बेसाख्ता शुक्र अदा किया था, क्योंकि रोज रोज की तल्ख कलामी से वो भी आजिज आ चुकी थी। आराम से भी इसकी मुलाकात ना होने के बराबर रही थी, मगर मुजम्मिल से किसी हद तक वो कभी न कभी पढ़ाई से मुताल्लिक कोई मशवरा कर लेती थी, वो भी एक हद में रहकर। घर में एक राफे और अंजुमी थे जिनके साथ बैठकर वो हंस खेल लेती थी, और इन्हीं की बदौलत तो वो कभी न कभी ही सही मगर हंस लेती थी। इन्हीं सब बातों को याद करते उसने हंसते हुए सर झटका और चाय कप में उंडेलते पहले राफे के कमरे की जानिब बढ़ी। अरे, मेरी बेटी आई है। वो दरवाजा नॉक करते जो ही अंदर दाखिल हुई, राफे हंसते हुए बोले। उसने नजदीक जाते ट्रे मेज पे रखी। जी अंकल, ये आपके लिए। उसने झिझक कर बात मुकम्मल की तो उन्होंने इसे बैठने का इशारा किया। इसे तो वैसे भी मौका चाहिए था उनसे बात करने का। तभी सुमड़ कर सोफे पे बैठते उंगलियां मरोड़ने लगी। राफे ने चाय का कप साइड टेबल पे रखते चौंक कर उसकी बेचैनी का मुलाहिजा किया। क्या हुआ, परेशान हो क्या? कोई बात करनी है? उनकी बात पे वो ठिठक कर उनकी जानिब मुतवज्जह हुई। जी अंकल, वो इससे पहले कि वो बात की तमीज बांधती, फोन बजने की आवाज पे उसका तसलसल टूटा। उसने दिल ही दिल में फोन करने वाले को कोस डाला। भला क्या जरूरत थी इस वक्त कॉल करने की? इतनी मुशक्कतों के बाद तो इसे इनसे बात करने का मौका मिला था। वो फोन कान से लगाते इसे एक्सक्यूज करते टेरेस की जानिब बढ़ गए। इतना वक्त गुजर जाने के बावजूद जब वो अंदर ना वापिस आए, महा ने एक नजर घड़ी पर डाली जो 11 बजकर 7 मिनट बजा रही थी। वो उकता कर अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। इनका तो जैसे अभी भी फोन बंद करने का कोई इरादा नहीं था। वो खामोशी से माँ से खसकते कमरे से निकल आई। किचन में दोबारा आते इसने 2 कपों में चाय उंडेली और एक ट्रे में रखते कदम अपने और अंजुम के मुश्तरका कमरे की जानिब बढ़ाने लगी। अरे वाह, इसकी शदीद तलब हो रही थी मुझे इस वक्त। अंजुम अपने नजदीक रखी ट्रे को देख चहक कर बोली। माँ ने मुस्कुराकर उसकी जानिब देखा और इसके नजदीक ही जगह संभाल ली। वैसे क्या कर रही थी तुम? कुछ खास नहीं, बस यूनिक असाइनमेंट थी, और अब तो मेल भी कर दी। अब बस मम्मी का इंतजार कर रही हूँ। उनसे कुछ वक्त पहले बात हुई थी। वो बस पहुंचने वाली थी, लेकिन अभी तक पहुंची ही नहीं। अजीब बात है। वो अपने मोबाइल में टाइम देखते हुए अफसुर्दगी से बोली। महा के मुस्कुराते लब इसकी बात पे फौरन से बेस्तर सिमटे। किरण वापस लौट रही थी। इन्हें तो लौटना ही था। ये घर इसका नहीं बल्कि इन्हीं का था। ना जाने अब आकर वो क्या कुछ करेंगी। इनकी गैर मौजूदगी में किस कदर सुकून था इस घर में और इस घर के मकीनों के दरमियान। उसने बेदिली से सोचा। क्या हुआ, तुम्हारा चेहरा क्यों उतर गया?
अंजुम ने चौंक कर उसकी जानिब देखा, जो बैठ कर राउंड से पूछ टिकाए चाय का कप हाथ में थामे किसी गहरी सोच में गलता थी। नहीं कुछ नहीं, बस यूं ही, वो सटपटाते हुए बोली और चाय की चुस्की भरी। अंजुम कुछ सोचकर एकदम उसके नजदीक आई। महा ने चौंक कर सवालिया अंदाज में भौवें उचकाई। तुमने डैडी से बात नहीं की इस बारे में? उसने उंगलियां चढ़काते इस्तफसार किया। महा ने ना समझी से उसकी जानिब देखा। किस बारे में? उसने हैरत से बोलते कप ट्रे में रखा। अंजुम को तो उसकी लापरवाही पे तपी चढ़ गई। कमीनी इंसान, जो यूनी में हमारे दरमियान बात हुई थी और तुमने कहा था कि मैं बात करूंगी अपने अंकल से। वो कुशन उसकी जानिब उछालते तुनक कर बोली, तो महा इसकी हरकत पे खिलकर हंस दी। अंजुम ने खफगी से उसकी जानिब देखा। गई थी मैं अंकल को अभी चाय देने। उन्हें चाय थमाकर जैसे ही उनसे बात करने के लिए बैठी, उन्हें एक जरूरी कॉल आ गया था शायद। वो फिर टेरेस पे चले गए और मैं उनका इंतजार करती रही, लेकिन वो वापस ना आए, इसीलिए मैं वहां से उठकर कमरे में आ गई। ना जाने क्यों ऐसा हो रहा है कि मैं जब भी उनसे बात करने जाती हूँ, ऐसा कुछ ना कुछ लाजमी हो जाता है। वो सर झटकते हुए बोली। अंजुम का चेहरा उसकी बात पे उतर गया। वो जितने इस काम में जल्दी चाहती थी, यहाँ उतनी ही ताखिर हो रही थी। उसने थक हार कर बैठ कर राउंड से पूछ टिका ली। क्यों उदास हो रही हो? मेरी एक बात हमेशा याद रखना, किसी भी चीज को लेकर ना उम्मीदी जाहिर मत करना। तुमने उन्हें पसंद करना था, तुमने कर लिया, मगर ये बात आगे चलेगी या नहीं, ये फैसला तुम अल्लाह पे छोड़ दो। इस चीज को लेकर जिद नहीं लड़ाई जाती। होता वही है जो हमारे हक में बेहतर होता है। हमारा नसीब लिखा होता है मेरी जान। वो इसके हाथों को थामते इसे समझाने वाले अंदाज में बोली, मगर अंजुम ने उसकी बात को किसी खाते में न लाते चेहरा झुका लिया। महा ने बेदिली से उसकी जानिब देखा। लेकिन मुझे जावियार चाहिए महा। तुमने देखा नहीं उन्हें? क्या वो किस कदर खूबसूरत है? खूबसूरती मुझे अपनी जानिब मुतवज्जह करती है महा। वो मुठ्ठियां भींजते हुए लहजे में बोली। उसके लहजे में शिद्दत पसंदी महसूस कर महा जी जान से ठिठकी। खूबसूरती अंजुम, तुम्हें क्या सीरत से ज्यादा सूरत मुतवज्जह करती है? उसकी हैरत में डूबी आवाज पे महा के लबों से सरसराती हुई आवाज निकली। उसने लापरवाही से शाने उचका दिए। महा तासुब से नफी में सर हिलाकर रह गई। नहीं, मैं मोहब्बत भी करती हूँ, वो भी शिद्दत वाली, मगर हाँ, खूबसूरती भी मैटर करती है। वो मुस्कुराते लहजे में बोलती उसे भी मुस्कुराने पर मजबूर कर गई। आओ तुम्हें तस्वीर दिखाऊं मैं जावियार की, तुम भी एक सेकंड के लिए फिदा हो जाओगी। वो इतराकर बोली और अपने लैपटॉप में से उसकी तस्वीर तलाश करने लगी। महा ने ताज्जुब से उसकी जानिब देखा, जो अब ना जाने कहाँ कहाँ से खंगाल कर उसकी तस्वीर तलाश कर रही थी। एकदम एक तस्वीर पे अंजुम की निगाहें ठहर सी गई। उसने मुस्कुराकर महा की जानिब देखा, जो लापरवाही से मोबाइल पे झुकी हुई थी। उसे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता था। तुम तो बोल रही थी कि तुमने बस एक दो बार रायका के मोबाइल में उनकी तस्वीर देखी है, मगर अब मुझे मामला कुछ अलग ही दिख रहा है। वो ना समझी से भौवें उचकाते हुए बोली। उसके लहजे में एक चुभन सी थी, क्योंकि कुछ तो था जो अंजुम इससे छुपा रही थी। अंजुम अपनी चोरी पकड़ी जाने पे सीधे होकर बैठी। वो दरअसल मैंने उन्हें काफी बार इंस्टा पे राब्ता करने की कोशिश की है, बस इसी बदौलत। ये तस्वीर भी वहीं की है। उनका जवाब भी आया था, मगर मतलब वो भी तुम्हें पसंद करते हैं, राइट? और अगर वो तुम्हें पसंद करते हैं तो फिर अम, ये तो वेल एंड गुड है। मुझे अंकल से बात करने में भी आसानी होगी। मैं चार पांच बातें ऐसे ही जावियार के मुतालिक अच्छी अच्छी उनसे कह दूंगी, काम आसान हो जाएगा। क्या कहती हो? वो मजे से अपना प्लान तरतीब देती हुई बोली। अंजुम जो उसे बताना चाहती थी कि इसकी जानिब से ऐसा कुछ भी नहीं है, इसके प्लान पे कुछ सोचकर हामी भर गई। महा ने हंसते हुए उसकी जानिब देखा। कौन है ये जावियार? वो दोनों अभी अपने ही में गुम थी। एकदम अकब से आने वाली पाटदार आवाज पे उन दोनों ने अलग होते फक चेहरों समेत एक दूसरे की जानिब देखा और हलक तर किया। अंजुम ने चौंक कर महा की जानिब देखा, जो अब सरा से बेड से उतर चुकी थी। मम्मी आप कब आई? मैं पूछ रही हूँ कि कौन है ये जावियार? वो एक बार फिर तनफुर भरे लहजे में चिल्लाई और काटदार निगाहों से महा की जानिब देखा। महा को उनका यूं खुद को घूरना नागवार तो गुजरा, मगर फिर न जाने क्या सोचकर सर झटक गई। मम्मी कोई नहीं है, आप क्यों इतना हाइपर हो रही है? क्यों हाइपर हो रही हूं मैं? तुम नहीं जानती क्या? जब ये अजाब हमारे सरों पे मुसल्लित हुए हैं ना कुछ नए गुली खिला रहे। अब ये लड़का कहाँ से ले आई तुम उठाकर? जरूर तुम्हारा ही कुछ लगता होगा, पसंद करती होगी उसको। क्या मालूम, ताल्लुकात भी बढ़ाए हो जो अब इसी से शादी पर ख्वाहिशमंद हो। बस करें आंटी, मैं खामोश हूँ इसका मतलब ये नहीं कि आपके जो जी में आए वो बोलती जाए। आपकी बातों का जवाब मैं अच्छे से भी आपसे भी बुरे तरीके से दे रही हूँ, मगर हमेशा की तरह दे सकती हूँ, मगर हमेशा की तरह एहतरामन खामोश हूँ। वो इनके लहजे की सख्ती महसूस कर तल्खी से बोली। किरण ने खूनख्वार निगाहों से उसकी जानिब देखा, जो अभी भी बेखौफी से उनसे जबान लड़ा रही थी।
तुम्हें शर्म नहीं आती? सिखाई ही नहीं होगी माँ बाप ने, तभी तो जबान लड़ाती हो। और बाप तो पहले ही सर पे था नहीं, तभी तो कहीं गैर मर्द के साथ। मम्मी प्लीज खामोश हो जाए, बस करें, क्या हो गया आपको? जावियार रायका के भाई है, हम बस ऐसे ही उनके मुतालिक बात कर रहे थे। वो जो गुस्से में सच बोलने वाली थी, महा की घोरी पे फौरन ही बात बनाते हुए धीमे लहजे में बोली। किरण ने रौनक भरी निगाहों से महा की जानिब देखा, जो चेहरा झुकाए ना जाने की सोच में गलता थी। वो किसी भी तरह इसे घर से निकालना चाहती थी, मगर यहाँ तो इसके घर वाले ही इसे यहाँ रोकने पर राजी थे। उनका गुस्सा एक बार फिर सवा नेजे पे जा पहुंचा। वो अंजुम से मिलते बाहर की जानिब बढ़ गई। महा, आई एम सॉरी। नहीं, कुछ नहीं होता, तुम परेशान मत हो। जिनके माँ बाप सर पे नहीं होते उनकी जिंदगी यूं ही गुजरती है, ये बात मैं बहुत अच्छे से समझ गई हूँ। आंटी मुझसे बहुत चिढ़ती है, वो मुझे इस घर में रखने पे राजी नहीं है। उन्हें मैं बहुत चुभती हूँ, इसीलिए मैंने सोचा है कि अब मैं अपना कमाऊंगी, चाहे महीने का 5-10 हज़ार ही सही। अपनी ख्वाहिशात तो कम अज कम पूरी कर सकूंगी ना। वहां भी स्कूल में जॉब करती थी, यहाँ भी कर लूंगी। कल यूनी से वापसी पे थोड़ा बहुत यहाँ विजिट करना पड़ेगा। वो आज़र्दगी से बोलते बगैर उसकी सुने वॉशरूम की जानिब बढ़ गई। अंजुम ने अफसुर्दगी से उसकी पुश्त को तका, जिसे ऐसे ही इसकी बदौलत इतना कुछ सुनना पड़ गया। हालांकि इस सब में इसकी कोई भी गलती नहीं थी। इसे खुद पे शदीद ताव आ रहा था, ना जाने अब महा राफे से इस मुतालिक बात करती भी या नहीं। उसने नाखून चबाते हुए नाउम्मीदी से सोचा। तो प्यारे नाजरीन, ये लॉन्ग नॉवेल है और इसे मैं पार्ट्स में बनाऊंगी। उम्मीद करती हूँ कि पार्ट 1 आप लोगों को पसंद आएगा और नेक्स्ट पार्ट मैं इंशाल्लाह कल अपलोड करूंगी। तब तक के लिए वेट कीजिएगा और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।